कल्पना कीजिए कि इंसानी शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता बायोलॉजिकल रेडियो एंटेना है। बिल्कुल, एक ऐसा एंटेना जो लगातार हमारे आसपास की अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक हलचल या लोगों की भावनाओं को सोख रहा है। हाँ, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात आती है ना, तो हमारा ध्यान अक्सर थर्मोमीटर या एक्सरे जैसी बहुत ही स्पष्ट चीजों पर जाता है। लेकिन अगर बीमारी या थकान की शुरुआत हमारे भौतिक शरीर से पहले, इस अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में होती हो। सही कहा, और आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही समझने वाले हैं। हमारा ये विस्तृत अध्ययन फ्रांसिस्का मैकार्टनी द्वारा लिखित बॉडी ऑफ हेल्थ के पहले भाग पर आधारित है। जहां हम इंट्यूशन, मेडिसिन और ग्राउंडिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास को गहराई से डिकोड करेंगे। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान इस जानकारी का उपयोग करके दुनिया की घटनाओं से सिर्फ प्रभावित होने के बजाय अपने खुद के अनुभवों का कारण बन सकता है। देखिए, कारण बनने का ये विचार बहुत गहरा है। मतलब दुनिया से सिर्फ प्रभावित होने का अर्थ है कि इंसान एक पत्ते की तरह हवा के हर झोंके के साथ बस उड़ रहा है। हाँ, जहां हवा ले जाए बस चले गए। बिल्कुल। लेकिन खुद अपने अनुभव का कारण बनने का मतलब है अपनी ऊर्जा और अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखना। अक्सर लोग इंट्यूशन को या अंतर्ज्ञान को एक रहस्यमयी चीज मानते हैं, जो कि बहुत आम है। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत इसे मानव चेतना के एक विज्ञान के रूप में पेश करता है। ये कोई हवाई धारणा नहीं है, बल्कि एक अनुभवजन या कहें कि एम्पिरिकल पद्धति है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इंसान को एक जटिल ऊर्जा क्षेत्र माना गया है, जहां शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तत्व एक दूसरे से इस तरह गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सही बात है। मतलब इंट्यूशन को सिर्फ एक गट फीलिंग मानकर किनारे नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक प्राकृतिक विजडम गाइड कहा गया है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद रहता है। और ये प्राकृतिक ज्ञान बिना किसी तार्किक बहस के काम करता है। इस ऊर्जा को समझने और संतुलित करने के लिए 3 आवश्यक तरीके बताए गए हैं। पहला कदम है डायग्नोसिस, यानी पहचान करना। तो क्या इसका मतलब किसी बीमारी का नाम खोजना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी खुद की ऊर्जा प्रणालियों को स्कैन करना, ये देखना कि ऊर्जा के स्तर पर इस समय स्थिति वास्तव में कैसी है। अच्छा, अगर इसे आज की तकनीक से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। मतलब डायग्नोसिस का अर्थ है फोन की सेटिंग्स में जाकर बैटरी हेल्थ और स्टोरेज चेक करना। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। ये देखना कि कौन सी छिपी हुई ऐप बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा बैटरी चूस रही है। और उसी फोन वाली एनालॉजी को अगर आगे बढ़ाएं, तो जब ये पता चल जाता है कि समस्या कहाँ है, तब दूसरा कदम आता है क्लियरिंग और बैलेंसिंग, यानी सफाई और संतुलन। सफाई करना? हाँ, विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा की उन रुकावटों को हटाना जरूरी हो जाता है जो आपके सिस्टम को धीमा कर रही हैं। इससे जीवन शक्ति का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो फिर से बहाल होता है। मतलब अपनी कैशे मेमोरी और जंक फाइल्स को डिलीट करना ताकि फोन फिर से स्मूथ चलने लगे। बिल्कुल। और इसके बाद तीसरा तरीका आता है प्रोटेक्शन या सेल्फ पोजेशन। अपना एक व्यक्तिगत स्पेस सुरक्षित करने और बाहरी तनावों को फिल्टर करने के लिए एक ऊर्जा क्षेत्र बनाना, जिसे आभा मंडल कहते हैं। ये तो सीधे सीधे स्मार्टफोन में एक मजबूत फायरवॉल सेट करने जैसा हुआ है ना, ताकि कोई भी वायरस अंदर ना आ सके। एकदम सही। ये फायरवॉल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंसान लगातार अपने आसपास की दुनिया से जानकारी और ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है। बिना फिल्टर के सिस्टम का क्रैश होना तो तय है। लेकिन एक सवाल है, जब हम इस आंतरिक डेटा या ऊर्जा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये महसूस कैसे होता है? मतलब अगर हम सभी चलते फिरते एंटीना हैं, तो क्या हम सभी एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, या जानकारी ग्रहण करने का तरीका सबका अलग अलग होता है? रिसीवर हर इंसान में अलग हो सकता है। इंट्यूशन के 7 अलग अलग प्रकार होते हैं। 7 प्रकार? हाँ, और सबसे पहले ये पहचानना होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सक्रिय है। जैसे कुछ लोगों में क्लैरोवॉयंस होता है। अच्छा। वे ऊर्जा पैटर्न, रंगों या लोगों के आभामंडल को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये कोई अब कल्पना नहीं है, बल्कि उनका दृश्य बोध ऊर्जा को इसी तरह प्रोसेस करता है। वाओ। और इसके विपरीत कुछ लोग क्लैरोडियंस का अनुभव करते हैं।
मतलब वे स्पष्ट रूप से कुछ अनकही ध्वनियां या एक छोटी शांत आवाज सुनते हैं जो उनका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल। और एक होता है क्लेरेसेंशंस, जिसे दूसरों की भावनाओं या शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करने वाला एक बॉडी रडार या गहरी सहानुभूति कहा गया है। रुकिए, यही मुझे एक शंका है। ये जो क्लेरेसेंशंस है, ये सिर्फ एक बहुत अधिक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति यानी एम्पैथ से कैसे अलग है? क्या हम यहाँ मनोविज्ञान को ऊर्जा विज्ञान के साथ मिला नहीं रहे हैं? देखिए, ये मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान के बीच के फर्क को समझने का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। एक एम्पैथ व्यक्ति दूसरे के चेहरे के भाव देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से उनके दर्द से जुड़ता है। हाँ, मतलब एक्सप्रेशन देखकर। सही। लेकिन क्लेरेसेंशंस सिर्फ एक दिमागी या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक वास्तविक ऊर्जा आधारित संवेदनशीलता है। अगर सामने वाला इंसान बिल्कुल शांत बैठा है, कोई भी भाव नहीं दिखा रहा है, फिर भी वो पकड़ लेंगे। हाँ, क्लेरेसेंशंट व्यक्ति उस शारीरिक संवेदना या ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को अपने नर्वस सिस्टम में महसूस कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है, ना कि सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक अनुमान। यानी ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि शरीर का हार्डवेयर सच में कुछ सिग्नल पकड़ रहा है, जैसे कोई ऐसा रेडियो जो अनकही तरंगों को पढ़ ले। बिल्कुल सही। इसी तरह एक और प्रकार है नोइंग, या जिसे हम आम भाषा में आहा मोमेंट कहते हैं। स्रोत में इसके बारे में भी बात की गई है, लेकिन क्या ये नोइंग वास्तव में कोई रहस्यमयी बाहरी ऊर्जा है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक बहुत ही तेज अवचेतन कैलकुलेशन नहीं हो सकता? हो सकता है हमारा दिमाग बैकग्राउंड में पुराने अनुभवों का डेटा प्रोसेस कर रहा हो और अचानक एक नतीजे पर पहुंच जाए। ये बहुत ही तार्किक सवाल है। विज्ञान अवचेतन कैलकुलेशन का ही तर्क देता है, लेकिन इंट्यूशन मेडिसिन इसे चेतना के एक बहुत व्यापक क्षेत्र से जोड़ती है। नोइंग में व्यक्ति को किसी बात का उत्तर अचानक मिल जाता है और यह उत्तर केवल पुराने डेटा तक सीमित नहीं होता। मतलब कुछ नया भी होता है। हाँ, इसमें ऐसी जानकारी भी शामिल होती है जिसका व्यक्ति ने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया होता। इसके अलावा टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन यानी घटनाओं के होने से पहले उनका आभास होना और साइकोमेट्री जैसी चीजें भी हैं। साइकोमेट्री? हाँ, जहां कोई व्यक्ति वस्तुओं या मरीजों को छूकर हाथों के माध्यम से ऊर्जा महसूस करता है। टेलीपैथी तो खैर बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा रही है, जहां बिना बोले विचारों का आदान प्रदान होता है। खैर, इन सातों प्रकारों को देखकर एक बात तो साफ होती है कि हर इंसान के पास दुनिया को डिकोड करने के लिए एक अलग रडार है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सभी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा वास्तव में आ कहां से रही है? यह हिस्सा मुझे थोड़ा रहस्यवाद की तरफ जाता हुआ लगता है। देखिए, ये रहस्यवाद से शुरू जरूर होता है, लेकिन बायो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का विज्ञान इसे पूरी तरह से भौतिकी से जोड़ देता है। रहस्यवाद और भौतिक विज्ञान के बीच की दीवार अब गिर रही है। अच्छा। हाँ, विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हर इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दिल की धड़कन हो, दिमाग के न्यूरॉन्स हो, ये सब विद्युत पैदा करते हैं। और ये ऊर्जा हवा में तैरती हुई कोई जादुई शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? ये सीधे हमारी पृथ्वी से जुड़ी है। गाया हाइपोथेसिस का विचार यही कहता है कि पृथ्वी सिर्फ पत्थरों और पानी का गोला नहीं है, बल्कि वो खुद एक जीवित जीव है और इंसान एक अदृश्य गर्भनाल के जरिए इस पृथ्वी की ऊर्जा से हमेशा जुड़ा रहता है। वाओ, ये तो पृथ्वी के साथ एक सीधा प्लग इन होने जैसा है। स्रोत में एक शोध का भी जिक्र है जहां मानव शरीर को एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता हुआ बताया गया है। हाँ, ट्रांसड्यूसर वो उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। मतलब इंसान का शरीर पृथ्वी की प्राकृतिक बिजली को ग्रहण करने और उसे बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन क्या ये पृथ्वी की बिजली हमारे शरीर में जाकर कोई ठोस काम भी करती है? बिल्कुल करती है। यह प्राकृतिक बिजली शरीर के लिए एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, जिससे शरीर की सूजन कम होती है। सही कहा। इसके अलावा ये बिजली नर्वस सिस्टम के लिए एक स्टेबलाइजर का काम करती है। जब शरीर इस ऊर्जा को ग्रहण करता है तो कोशिकाएं अपने इष्टतम स्तर पर यानी ऑप्टिमल लेवल पर काम करने लगती हैं। तो अगर मैं इसे फिर से अपनी रेडियो वाली एनालॉजी से समझूं, इंसान सिर्फ हाड़ मांस के पुतले नहीं है। हम सब एक चलते फिरते रेडियो एंटेना या लाइटनिंग रॉड की तरह हैं, जो सीधे पृथ्वी के प्राकृतिक वाईफाई सिग्नल को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल।
और जब ये एंटीना सही दिशा में होता है और कनेक्शन मजबूत होता है तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल स्टेबल रहता है और हर तरह का सिग्नल ड्रॉप खत्म हो जाता है। और ये बात बहुत गहरे निहितार्थ रखती है। ये साबित करता है कि इंसान कोई अलग थलग इकाई नहीं है। हम इस विशाल ग्रहीय इकोसिस्टम का एक सक्रिय हिस्सा है। स्वास्थ्य का मतलब अब सिर्फ अच्छा खाना या व्यायाम करना नहीं रह जाता। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि इंसान अपने आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे जुड़ा है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी भी नजर आती है मुझे। वो क्या? अगर हम सचमुच चलते फिरते एंटीना हैं जो लगातार इस विशाल सिस्टम से ऊर्जा सोख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आसपास के तनावों को भी सोख रहे होंगे। गैजेट्स का रेडिएशन हो गया, ऑफिस का भारी माहौल, यहाँ तक कि आसपास के लोगों का गुस्सा या निराशा भी। बिल्कुल, आप सब कुछ सोख रहे हैं। तो इस डेटा ओवरलोड या एनर्जी ओवरलोड से बचने का क्या तरीका है? वरना तो ये हमारा सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है। इस ओवरलोड से बचने का सबसे प्रभावी और सीधा समाधान है ग्राउंडिंग। इंट्यूशन मेडिसिन के मेडिसिन चेस्ट में या कहें कि दवाओं के बक्से में ये सबसे जरूरी टूल है। ग्राउंडिंग? हाँ, ग्राउंडिंग के बिना बाकी सारी तकनीकें बस खोखली हैं। ये अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा को भौतिक पृथ्वी से जोड़ने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। वैसे ग्राउंडिंग शब्द आजकल वेलनेस की दुनिया में बहुत प्रचलित हो गया है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे बस नंगे पैर घास पर चलना ही ग्राउंडिंग है। हाँ, लोग अक्सर इसे इतना ही मानते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत में इसे गुड मेडिसिन कहा गया है। हाँ। और इसके कुछ बहुत ही विशिष्ट काम बताए गए हैं। पहला, ये सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त या नकारात्मक ऊर्जा के लिए एक रिलीज वॉल्व बनाता है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, ताकि अत्यधिक दबाव से वो फटे ना। बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा, ये सुरक्षा और स्पष्टता का एक स्थिर आधार देता है। और तीसरा, जो मुझे वाकई हैरान कर देने वाला लगा, ये पर्यावरणीय तनावों या खराब रिश्तों के कारण सिस्टम को लगने वाले घातक झटकों से बचाता है। अब घातक झटके सुनने में थोड़ा नाटकीय जरूर लग सकता है, लेकिन ये ऊर्जा के स्तर पर बिल्कुल सटीक है। जब कोई इंसान लगातार कंप्यूटर के सामने बैठता है, पावर लाइंस के करीब रहता है या किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसा होता है, तो क्या होता है? तो उसका शरीर लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। कोर्टिसोल का स्तर बहुत बढ़ जाता है और नर्वस सिस्टम पे भारी दबाव पड़ता है। लेकिन क्या सचमुच किसी खराब रिश्ते में होना हमारे शरीर के ऊर्जा क्षेत्र पर इतना गहरा भौतिक प्रभाव डाल सकता है कि उसे घातक कहा जाए? बिल्कुल डाल सकता है। ऊर्जा के स्तर पर विचार करें तो तनावपूर्ण रिश्ते या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन इंसान के फायरवॉल को पूरी तरह तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अनग्राउंडेड होता है, जिसका पृथ्वी की स्थिर ऊर्जा से संपर्क टूट जाता है, वो बहुत जल्दी परेशान और बिखरावा महसूस करने लगता है। मतलब फोकस नहीं कर पाता। हाँ, ध्यान भटकना, भुलक्कड़ होना और दूसरों की भावनाओं से आसानी से प्रभावित होना इसके बहुत आम लक्षण हैं। वे किसी और के गुस्से को अपने शरीर में ऐसे धारण कर लेते हैं जैसे वो उनका अपना ही गुस्सा हो। इसलिए ये झटके घातक होते हैं, क्योंकि ये आपकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे निचोड़ लेते हैं। इसका मतलब अनग्राउंडेड होना ऐसा है जैसे किसी डिवाइस की बैटरी 2% पर हो, वो हैंग हो रहा हो और हर एक नया नोटिफिकेशन उसे क्रैश करने के बिल्कुल करीब ले जा रहा हो। एकदम सही। तो इस बैटरी को वापस चार्ज करने और सिस्टम को स्टेबल करने का तरीका क्या है? स्रोत में 4 ग्राउंडिंग एंकर पॉइंट्स का जिक्र आता है। पहला एंकर पॉइंट है मेडिटेशन सैंक्चुअरी, यानी ध्यान का अभयारण्य, जिसे हाइपोथैलेमस में स्थित बताया गया है। लेकिन ऊर्जा का ये काम शरीर के इसी हिस्से में क्यों होता है? देखिए, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है। ये शरीर की कई मूलभूत क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अच्छा। ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करें तो यह वह जगह है जहां चेतना और भौतिक शरीर का मिलन होता है। यहां से ऊर्जा को एक दिशा दी जा सकती है। इसके बाद ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से की ओर जाता है, जिसे फर्स्ट चक्र या प्रथम चक्र कहते हैं। हाँ, और ये प्रथम चक्र हमारी भावनात्मक ऊर्जा को सीधे पृथ्वी में लंगर डालने का काम करता है। ये हमें भौतिक दुनिया में सुरक्षा का एक एहसास देता है। इसके बाद ऊर्जा नीचे की ओर यात्रा करती है हमारे फीट चक्रास या पैरों के चक्रों तक। बिल्कुल। और ये पूरी तरह से तार्किक भी है, क्योंकि हमारे पैर ही इस भौतिक दुनिया और गुरुत्वाकर्षण से हमारा सीधा संपर्क बिंदु है।
कंक्रीट के फर्श पर चलने और मिट्टी पर चलने के बीच जो ऊर्जा का अंतर हम महसूस करते हैं वो कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है, बल्कि यही भौतिक विज्ञान है। सही कहा। और जब ऊर्जा इन 3 बिंदुओं से होकर स्थिर हो जाती है तो चौथा एंकर सक्रिय होता है, हमारा आभा मंडल या ऑरा। ये हमारी एनर्जी स्किन है। एनर्जी स्किन। हाँ, जब कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह ग्राउंडेड होता है तो ये आभा मंडल दुनिया और हमारे बीच एक मजबूत सुरक्षात्मक क्षेत्र बनाता है। ये एक अदृश्य स्पेस सूट की तरह काम करता है। वाओ, अदृश्य स्पेस सूट। हाँ, जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया का अनुभव तो करने देता है, लेकिन उसे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से संक्रमित या अभिभूत नहीं होने देता। ये एक बहुत ही स्पष्ट चित्र बनाता है दिमाग में। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को असल जिंदगी के अभ्यास में कैसे लाया जाए? यहीं पर एक बेहद दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, ग्रेविटी ग्राउंडिंग, यानी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके ग्राउंडिंग करना। गुरुत्वाकर्षण को एक शांत सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करना। हम शायद ही कभी गुरुत्वाकर्षण के बारे में इतना सोचते हैं। हाँ, बस इतना पता है कि यह हमें हवा में तैरने से रोकता है। लेकिन इसका ऊर्जा के स्तर पर बहुत बड़ा उपयोग है। इस तकनीक में व्यक्ति को अपने शरीर की कल्पना एक विशाल रेडवुड पेड़ की तरह करनी होती है। ऐसा महसूस करना होता है कि पैर जड़ों की तरह पृथ्वी में बहुत गहराई तक जा रहे हैं। अच्छा। और फिर भौतिकी के एक बुनियादी नियम का उपयोग किया जाता है। समुद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण मानव शरीर पर लगभग 62.4 पाउंड का दबाव डालता है। मतलब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक मानसिक विजुअलाइजेशन को एक ठोस भौतिक नियम के साथ जोड़ने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। ये महसूस करना कि 62.4 पाउंड का ये भारी दबाव शरीर के अंदर मौजूद सारी बेसुरी, हानिकारक या तनावपूर्ण ऊर्जा को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर शरीर की सारी अवांछित ऊर्जा को नीचे खींचकर सीधे पृथ्वी के केंद्र में ले जा रहा हो। वाओ। जब दिमाग को एक भौतिक सत्य जैसे ये 62.4 पाउंड का दबाव मिल जाता है तो नर्वस सिस्टम के लिए विश्वास करना आसान हो जाता है कि सफाई सच में हो रही है। इस भौतिक सत्य को विजुअलाइज करने से फाइट या फ्लाइट का तनाव कम होता है और कॉर्टिसोल का स्तर गिरने लगता है। और फिर पृथ्वी का केंद्र उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर न्यूट्रलाइज कर देता है। बिल्कुल सही। जब विज्ञान और कल्पना इस तरह एक साथ मिलते हैं तो वो अनुभव बहुत ही वास्तविक और शक्तिशाली हो जाता है। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो मूल विचार यही है कि हम सिर्फ एक मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। हाँ, हर इंसान एक ऊर्जा जीव है। स्वस्थ और संतुलित रहने के लिए सिर्फ ख्यालों में नहीं, बल्कि अपने भौतिक शरीर में पूरी तरह मौजूद रहना जरूरी है। और पृथ्वी से एक मजबूत कनेक्शन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। और यही इंट्यूशन मेडिसिन की सबसे बड़ी सीख है। ग्राउंडिंग का नियमित अभ्यास करके हम दुनिया के थपेड़े खाने के बजाय अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए अपना खुद का एक मेडिसिन चेस्ट तैयार करते हैं। हम एक मजबूत, सुरक्षित ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो हमें स्थिरता देता है। यानी दुनिया के घटनाओं का सिर्फ एक परिणाम बनने के बजाय हम अपने खुद के अनुभवों का कारण बन जाते हैं। ये जानकारी वास्तव में हमारी खुद की ऊर्जा को समझने और उसे सुरक्षित रखने का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो इस अध्ययन से तो शायद आगे की बात है, लेकिन इसी विषय पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, बताइए। अभी हमने बात की कि मानव शरीर वास्तव में बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर है जो पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से लगातार जुड़ा रहने के लिए ही बना है। ये हमारा प्राकृतिक इवोल्यूशनरी डिजाइन है। लेकिन जरा आधुनिक जीवन शैली के बारे में सोचिए। हाँ, जो बहुत बदल चुकी है। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा कंक्रीट और स्टील की ऊंची इमारतों में रहता है जो जमीन से बहुत ऊपर हैं। लोग दिन भर सिंथेटिक रबर के सोल वाले जूते पहनते हैं और विज्ञान के अनुसार रबर बिजली का एक बेहतरीन इंसुलेटर है। ये सचमुच पृथ्वी और मानव शरीर के बीच के उस अदृश्य गर्भनाल को पूरी तरह काट देता है। सही बात है। हम सब प्रकृति के सीधे संपर्क से लगभग कट चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये आधुनिक जीवन शैली अनजाने में ही सही एक पूरी प्रजाति के रूप में हमारे प्राकृतिक इंट्यूशंस, हमारे आंतरिक विजडम गाइड और हमारी चेतना को स्थायी रूप से बदल रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या हमने अपनी सुविधा और विकास की अंधी दौड़ में खुद को पृथ्वी के प्राकृतिक वाईफाई से हमेशा के लिए अनप्लग कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। शायद अगली बार घास देखने पर कुछ देर के लिए अपने रबर के जूते उतार देना एक अच्छा विचार हो। जरा सोचिए, क्या होगा
अगर हमें अचानक से ये पता चले कि कल सुबह होने वाली उस मुश्किल मीटिंग के बारे में जो हम इतनी चिंता कर रहे हैं, उससे हम अभी इसी पल अपनी असली शारीरिक ऊर्जा हवा में उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हमारी थकान सिर्फ ज्यादा काम करने से आती है। वही तो, मतलब क्या हो अगर हमारी जो ऊर्जा लीक हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी सोची हो। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। और इंसान की एक बहुत ही आम फितरत होती है कि जब भी हम इस तरह की मानसिक थकान से गुजरते हैं ना, तो हम हमेशा बाहर किसी बचाव के रास्ते को ढूंढते हैं। हाँ, मतलब हमें लगता है कि छुट्टी पर चले जाएं। बिल्कुल, हमें लगता है कि अगर हम किसी शांत पहाड़ी इलाके में चले जाएं या अपना फोन बंद करके किसी अंधेरे कमरे में बैठ जाएं, तो बस हमें शांति मिल जाएगी। हम थकान मिटाने के लिए मीलों का सफर तय कर लेते हैं। लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, अपना वो तनाव पैदा करने वाला दिमाग तो हम अपने साथ ही ले जाते हैं ना। हाँ, दिमाग तो वहीं रहता है। इसीलिए आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो आधार है वो है डॉक्टर मैकार्टनी का एक बेहद रोचक काम, पार्ट 2, द इनर सैंक्चुरी एंड पर्सनल एनर्जी एल्केमी। ये बहुत ही शानदार विषय है ना। हमारा मिशन आज ये खोजना है कि क्या हमें सच में शांति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत है भी, या फिर हमारे शरीर के भीतर ही एक होम बेस, मतलब एक सुरक्षित स्थान और अपना खुद का ऊर्जा पैदा करने वाला सिस्टम मौजूद है। और ये चर्चा इसलिए भी इतनी अहम है क्योंकि ये विज्ञान और आध्यात्म के एक बहुत ही दुर्लभ संगम पर खड़ी है। बिल्कुल। डॉक्टर मैकार्टनी हमें ये समझाती हैं कि बाहरी दुनिया की जो नकारात्मकता है, उससे बचने के लिए जो ढाल हमें चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने तंत्र का तंत्र, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के भीतर ही बुनी हुई है। तो चलिए सीधे उस सबसे चौंकाने वाले दावे से ही शुरुआत करते हैं। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। डॉक्टर मैकार्टनी कहती हैं कि ध्यान लगाना कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आपको करनी पड़े। जी हाँ। बल्कि ध्यान शरीर के अंदर एक वास्तविक भौतिक स्थान है जहां आपको जाना होता है। अब मैं यहां थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब ध्यान तो मन की एक अवस्था होती है ना। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। हाँ, ये एक विचार है, एक अवस्था का। हमारे दिमाग में कोई ज्योग्राफिकल पिन ड्रॉप कैसे हो सकता है? ये तो शरीर रचना विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ लगता है। पहली बार सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत सटीक है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर मैकार्टनी जिस भौतिक स्थान की बात कर रही हैं वो हमारे सिर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस। बिल्कुल। ये हमारे दिमाग का एक बहुत छोटा सा, लगभग बादाम के आकार का हिस्सा होता है। जहां तक मुझे याद है, स्कूल की जीव विज्ञान की क्लास में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस तो हमारी भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। हाँ, बिल्कुल सही याद है आपको। तो फिर इसका ध्यान और शांति से क्या लेना देना है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, हाइपोथैलेमस न सिर्फ हमारी बुनियादी जरूरतों को संभालता है, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोनल सिस्टम के बीच का एक पुल भी है। अच्छा, एक कनेक्शन है। हाँ, डॉक्टर मैकार्टनी इसे हमारे अंतर्ज्ञान का, यानी हमारे इंट्यूशन का मदरबोर्ड कहती हैं। मदरबोर्ड? जी। जब आप अपनी चेतना को, अपने फोकस को अपने सिर के बिल्कुल केंद्र में लाते हैं, तो आप असल में उस मदरबोर्ड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। समझ रहा हूँ। वो सलाह देती हैं कि इस जगह पर पहुंचकर इंसान को अपने लिए एक पवित्र मानसिक स्थान बनाना चाहिए। एक ऐसी जगह जो उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराए। मतलब कोई भी जगह हो सकती है? बिल्कुल। ये धूप से भरा कोई जंगल हो सकता है, या आरामदायक गद्दों वाला कोई शांत कमरा हो सकता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो हम अपने दिमाग के खास हिस्से में एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। मतलब क्या ये सिर्फ दिन में सपने देखने या डे ड्रीमिंग जैसा नहीं है? नहीं नहीं, ये दिन में सपने देखने से बहुत अलग है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप अपना ध्यान हाइपोथैलेमस पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपने दिमाग के सामने वाले हिस्से से, जिसे तर्क और विश्लेषण करने वाला हिस्सा कहा जाता है, उससे अपना संपर्क तोड़ लेते हैं। जो हिस्सा ओवर थिंकिंग करता है? बिल्कुल वही। हमारा ये तर्क करने वाला दिमाग हर समय हर चीज को तौलता रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था। हाँ, वो तो कभी बंद ही नहीं होता। और ये लगातार चलता रहता है, और हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा ये ही चूसता है। हाइपोथैलेमस के उस सुरक्षित स्थान में जाने से
इंसान इस विश्लेषण के चक्र से बाहर आ जाता है वाओ। और उसे एक ऐसी करुणा से भरी तटस्थता या कंपैशनेट न्यूट्रलिटी मिलती है जहां वो चीजों को बिना किसी फैसले के बस शांति से देख पाता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही शोर शराबे वाली, भारी और खतरनाक मशीनों वाली फैक्ट्री के बिल्कुल बीचों बीच एक साउंड प्रूफ शीशे का कंट्रोल रूम बना दिया गया हो। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये, है ना? मतलब आप उस फैक्ट्री के अंदर ही हैं, आप शीशे से देख सकते हैं कि बाहर मशीनें चल रही हैं, अफरा तफरी मची है, लेकिन आप तक वो शोर नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल। आप उस जहरीले धुएं को सांस में नहीं ले रहे, आप बस अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पूरी तटस्थता के साथ सब कुछ देख रहे हैं। आपको पता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप उस शोर का हिस्सा नहीं बनते। ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। जब किसी इंसान के पास अपने ही दिमाग में ऐसा एक साउंड प्रूफ कंट्रोल रूम होता है ना, तो भारी दुनिया के छोटे मोटे झटके उसे विचलित नहीं कर पाते। हाँ, वो रिएक्ट नहीं करता है। सही कहा, वो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। अब यहाँ से कहानी और गहरी होती है। मान लीजिए कि मैं अपने उस साउंड प्रूफ कंट्रोल रूम में सुरक्षित बैठ गया हूँ, लेकिन सवाल यह है कि बाहर उस फैक्ट्री में सबसे जहरीला धुआं किस चीज का है? वो कौन सा शोर है जो मुझे लगातार थका रहा था? डॉक्टर मैकार्टनी के अनुसार हमारी थकान का सबसे बड़ा कारण है समय का भ्रम। बिल्कुल, और यहीं पर इस चर्चा में क्वांटम फिजिक्स की एंट्री होती है। अच्छा। हाँ, हम इंसान आमतौर पर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। एक भूतकाल है जो बीत गया, एक वर्तमान है और एक भविष्य है जो आने वाला है। हाँ, लिनियर टाइम। लेकिन डॉक्टर मैकार्टनी क्वांटम नजरिए से बताती हैं कि ये सीधी रेखा सिर्फ एक भ्रम है। समय दरअसल ऊर्जा का ही एक रूप है और वो इसे समय का घनत्व या टाइम डेंसिटी कहती हैं। एक मिनट। समय ऊर्जा कैसे हो सकता है? समय तो बस घड़ी की टिक टिक है ना? इस बात को थोड़ा और खोलकर समझाइए प्लीज। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर और हमारा नर्वस सिस्टम असलियत और कल्पना के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है। ओके। जब आप 10 साल पुरानी किसी कड़वी बहस को याद करते हैं या अगले हफ्ते होने वाले किसी बड़े खर्चे के बारे में चिंता करते हैं, तो आपका शरीर उसी पल तनाव के हार्मोन छोड़ने लगता है। हाँ, पसीना आने लगता है कई बार। बिल्कुल, शरीर को लगता है कि वो खतरा अभी इसी पल आपके सामने खड़ा है। भूतकाल और भविष्य में इस तरह जीने से हम अपनी बेशकीमती जीवन ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो इस पल में मौजूद ही नहीं है। ओहो, तो मतलब जब मैं कल की मीटिंग के बारे में सोचकर आज घबराता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना मूड खराब नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मतलब मैं सचमुच अपने शरीर का ईंधन, अपनी असली ऊर्जा एक ऐसी घटना में झोंक रहा हूँ जो अभी घटी ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है यार। बिल्कुल सही, और यही वो नुकसान है जो इंसान को अंदर से खोखला और थकावा महसूस कराता है। डॉक्टर मैकार्टनी कहती हैं कि जो ध्यान का सुरक्षित स्थान हमने हाइपोथैलेमस में बनाया था ना, वो असल में समय के एक दरवाजे की तरह काम करता है। समय का दरवाजा? इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम उस कंट्रोल रूम में बैठकर टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन भूत या भविष्य में जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां से वापस आने के लिए। अच्छा। जब आप उस स्थान में ध्यान लगाते हैं तो आपकी चेतना वर्तमान पल में पूरी तरह से टिक जाती है। वो स्थान एक ऐसा चुंबक बन जाता है जो 1999 के पछतावे या 2030 की चिंताओं में फंसी हुई आपकी सारी ऊर्जा को खींचकर वापस ले आता है। वापस आज में, अभी में? बिल्कुल, इसी पल में ले आता है। जब आपकी पूरी ऊर्जा वर्तमान में इकट्ठी हो जाती है, तब इंसान पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। वाओ। फिर वो दुनिया की किसी भी परेशानी पर घबरा कर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, विजडम के साथ उसका समाधान निकालता है। ये सच में एक बहुत ही ताकतवर विचार है। लेकिन देखिए, यहाँ एक व्यावहारिक परेशानी है जो मुझे लग रही है। बताइए। मान लीजिए मैंने अपने उस कंट्रोल रूम में बैठकर अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोक लिया, मतलब लीकेज बंद हो गई, लेकिन जो थकान, जो स्ट्रेस और नकारात्मकता मेरे शरीर के अंदर पहले से जमा हो चुकी है सालों से, उसका क्या? बहुत अच्छा सवाल है। उस कचरे को कैसे निकाला जाए? यहीं पर मुझे लगता है डॉक्टर मैकार्टनी हमारे शरीर के निजी ऊर्जा सिस्टम, यानी हमारे फ्यूल सिस्टम के पहले हिस्से से पर्दा उठाती हैं, जो सीधे हमारे पैरों के नीचे से आता है, पृथ्वी की ऊर्जा। और ये कोई रहस्यमयी या जादुई बात नहीं है। डॉक्टर मैकार्टनी पृथ्वी की ऊर्जा को एक सटीक प्राकृतिक औषधि के रूप में पेश करती हैं। प्राकृतिक औषधि? हाँ, और विज्ञान में भी इसे मान्यता प्राप्त है।
पृथ्वी लगातार एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग छोड़ती रहती है। इसे शूमन रिजोनेंस कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 7.83 हर्ट्ज मापी गई है। 1 मिनट रुकिए, 7.83 हर्ट्ज। क्या ये कोई ऐसी आवाज है जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं, या कोई ऐसा खिंचाव है जिसे त्वचा पर महसूस किया जा सकता है? मतलब जमीन की मिट्टी हमारे शरीर के साथ कैसे काम कर सकती है? नहीं नहीं, ये कोई आवाज नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाड़ी या पल्स है। जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है ना, वैसे ही ये पृथ्वी की धड़कन है। अच्छा। हम भले ही इसे सचेत रूप से महसूस ना करें, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम इसे पहचानता है। होते तो ये काम कैसे करता है? जब हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो ये ऊर्जा हमारे पैरों के तलवों में मौजूद चक्रों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये ऊर्जा पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ उठती है और हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से तक पहुंचती है, जिसे पहला चक्र कहा जाता है। और फिर वहां से ये ऊर्जा एक यू टर्न लेती है और वापस जमीन में चली जाती है। तो ये ऊर्जा शरीर में आकर वापस क्यों चली जाती है? इसका काम क्या हुआ फिर? इसका काम है एक सफाई कर्मचारी का। पृथ्वी की ये ऊर्जा प्राकृतिक रूप से चुंबकीय होती है। मैग्नेटिक? हाँ, जैसे एक बड़ा चुंबक लोहे के बुरादे को अपनी तरफ खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही जब ये ऊर्जा हमारे पैरों से होकर गुजरती है तो ये हमारे शरीर में जमा हुए तनाव, बीमारी की भारी ऊर्जा या दूसरों की नकारात्मक भावनाओं को एक स्पंज की तरह सोख लेती है। ओह! और क्योंकि पृथ्वी इतनी विशाल है, वो इस सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर उसे पूरी तरह से बेअसर यानी न्यूट्रलाइज कर देती है। ये तो मुझे बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया लग रही है जैसे हमारे घरों में बिजली की तारों की अर्थिंग की जाती है। बिल्कुल सही समझे आप। है ना? जी। जब किसी फ्रिज या वॉशिंग मशीन में एक्स्ट्रा और खतरनाक करंट आ जाता है तो अर्थिंग की तार उस सारे करंट को जमीन में भेज देती है ताकि मशीन में आग ना लगे या शॉर्ट सर्किट ना हो। हाँ, हमारा शरीर भी एक मशीन ही है और ये जमीन हमारे अंदर पैदा हुए हर तरह के दिमागी और शारीरिक शॉर्ट सर्किट को रोक रही है। ये तुलना 100% सटीक है। बिना इस प्राकृतिक अर्थिंग के इंसान का नर्वस सिस्टम ओवरचार्ज्ड हो जाता है और हम हर समय चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ एक पेंच है। क्या? अगर पृथ्वी की इस ऊर्जा ने मेरे शरीर से सारी थकान, सारा तनाव और सारा कचरा खींचकर बाहर निकाल दिया तो मेरे अंदर तो एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई होगी ना? हाँ। अगर वो जगह खाली रही तो वहां फिर से नया तनाव भर जाएगा। उस खालीपन को किस चीज से भरा जाता है? यही एंट्री होती है हमारे सिस्टम की दूसरी ऊर्जा की, जिसे लाइफ फोर्स एनर्जी या जीवन ऊर्जा कहा गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस दूसरी ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पृथ्वी की ऊर्जा की तरह सबके लिए एक समान नहीं होती। अच्छा। डॉक्टर मैकार्टनी इसे इंसान की अपनी जन्मजात शक्ति या डिवाइन स्पार्क कहती हैं। एक समान नहीं होती? मतलब मेरी जीवन ऊर्जा आपकी ऊर्जा से अलग है? पूरी तरह से अलग। ये बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट या उंगलियों के निशान जैसी है। वाओ! पूरे ब्रह्मांड में आपकी जीवन ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और इसके शरीर में प्रवेश करने का रास्ता भी बिल्कुल उल्टा है। कैसे? जहां पृथ्वी की ऊर्जा पैरों से ऊपर आती है, वहीं ये जीवन ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, जिसे 7वां चक्र कहते हैं, वहां से शरीर में प्रवेश करती है। फिर ये रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे की तरफ बहती है। तो अगर पृथ्वी की ऊर्जा शरीर को साफ करने वाली क्लिंजर थी, तो ये जीवन ऊर्जा क्या करती है? ये एक पॉलिशर की तरह काम करती है। पॉलिशर? हाँ, जो जगह पृथ्वी की ऊर्जा ने खाली की थी, ये जीवन ऊर्जा उस जगह को इंसान की अपनी असली ऑथेंटिक रोशनी से भर देती है। जब ये ऊर्जा शरीर के अंगों और कोशिकाओं में पहुंचती है तो ये उनमें नई जान डाल देती है। मतलब उन्हें रिवाइटलाइज कर देती है? बिल्कुल, ये अंगों को याद दिलाती है कि उनकी असली स्वस्थ अवस्था क्या थी। ये फिंगरप्रिंट वाली बात मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगी यार। अगर इसे आधुनिक भाषा में समझें तो ये जीवन ऊर्जा उस कस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हार्डवेयर के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, एकदम सही। अगर आप इसे किसी और के शरीर में डालना चाहेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। अपनी ऊर्जा को रिफ्रेश करने के लिए हमें किसी दूसरे इंसान से ऊर्जा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस अपना ही कस्टम अपडेट अपने सिर के ऊपर से डाउनलोड करना है। बिल्कुल, हमें किसी और पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ विज्ञान और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। वो कैसे? नीचे पैरों से पृथ्वी की भारी और चुंबकीय ऊर्जा ऊपर आ रही है
और ऊपर सिर से जीवन ऊर्जा की हल्की और खास फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है। हाँ, ये दोनों ऊर्जाएं रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी पहले चक्र पर आकर मिल रही हैं। जब ये दो विपरीत दिशाओं से आने वाली ताकतें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? क्या शरीर के अंदर कोई धमाका होता है? धमाका नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार रूपांतरण होता है। यहीं से शुरू होती है असली एनर्जी एल्केनी या उच्च स्तरीय ऊर्जा का विज्ञान। डॉक्टर मैकार्टनी इस पूरी प्रक्रिया को एक बेहतरीन प्लम्बिंग सिस्टम कहती हैं। प्लम्बिंग सिस्टम? जी, जब रीढ़ की हड्डी के आधार पर ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं तो ये जगह एक भट्टी की तरह काम करती है। यहाँ पृथ्वी का भारीपन और जीवन ऊर्जा की चमक मिलकर एक गायरोमैग्नेटिक मिश्रण तैयार करते हैं। गायरोमैग्नेटिक मिश्रण, ये तो बहुत तकनीकी शब्द हो गया। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? अच्छा, गायरोमैग्नेटिक मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसमें गति भी है और चुंबकत्व भी है। ओके। पृथ्वी की ऊर्जा उसे स्थिरता देती है और जीवन ऊर्जा उसे गति देती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक ऐसा प्रीमियम क्वालिटी का ईंधन बन जाता है जो शरीर को चलाने के लिए सबसे उत्तम है। तो ये ईंधन फिर जाता कहाँ है? ये मिली हुई नई ऊर्जा फिर शरीर के सामने वाले हिस्से से होते हुए 7 मुख्य चक्रों से होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। ये ऊर्जा नीचे से ऊपर कैसे जाती है और शरीर में कहाँ-कहाँ फैलती है? देखिए, जैसे जैसे ये ऊपर उठती है ये हर चक्र को ऊर्जावान बनाती है। जब ये गले तक पहुंचती है तो ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। इसका एक हिस्सा हमारी बाहों और हाथों की तरफ चला जाता है और जो बाकी का मुख्य हिस्सा होता है वो सीधे सिर के ऊपर से बिल्कुल एक शानदार फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। एक फव्वारा सिर के ऊपर से? सच में? हाँ, और ये ऊर्जा का फव्वारा बाहर निकलकर वापस नीचे की तरफ बरसता है। ये हमारे शरीर के चारों ओर जो ऊर्जा का अदृश्य घेरा होता है ना, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उस पर गिरता है। अच्छा, जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है। बिल्कुल। इससे इंसान के आसपास सुरक्षा का एक पूरा ककून या कवच बन जाता है। इस कवच के अंदर इंसान पूरी तरह से सुरक्षित और अपनी ही ऊर्जा से भरा होता है। वाओ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम एक बंद सर्किट या क्लोज्ड सर्किट की तरह काम कर रहा है? हाँ, एक तरह से। मतलब हम जमीन से और ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हैं, उन्हें अपने अंदर एक भट्टी में मिला रहे हैं और फिर अपने ही सिर के ऊपर से अपनी ही ऊर्जा का फव्वारा बनाकर उस सुरक्षित घेरे के अंदर महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल, यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसकी एक और चौंकाने वाली खूबी है जिसे डॉक्टर मैकार्टनी इनर सर्जरी या आंतरिक सर्जरी कहती हैं। आंतरिक सर्जरी? अब ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। क्या हम सिर्फ एक ऊर्जा के फव्वारे से अपने खराब लिवर या दर्द करते घुटने का इलाज कर सकते हैं? ये भौतिक रूप से कैसे संभव है? मैं समझ सकती हूँ कि ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसे ऐसे देखिए। शरीर के किसी हिस्से में बीमारी या दर्द अक्सर तब शुरू होता है जब वहां ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, मतलब एक ब्लॉक बन जाता है। रुकावट आ जाती है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी ही इस शक्तिशाली गायरोमैग्नेटिक ऊर्जा को जानबूझकर उस ब्लॉक वाले हिस्से की तरफ मोड़ता है तो वो ऊर्जा उस रुकावट को तोड़ देती है। तो ये कोई चमत्कार है? नहीं, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात अंग को नया कर देगी, बल्कि ये उस हिस्से में जीवन शक्ति को वापस लाती है, जिससे शरीर की अपनी प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया फिर से सक्रिय हो जाती है। मतलब शरीर खुद को ठीक करने लगता है? बिल्कुल, इंसान खुद अपने ऊर्जा तंत्र का सर्जन बन जाता है। कमाल है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार समेटते हैं। आज हमने सीखा कि शांति तलाशने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा हाइपोथैलेमस ही हमारा वो साउंड प्रूफ कंट्रोल रूम है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे भूत और भविष्य की चिंता में हम अपना असली ईंधन जला रहे हैं और कैसे उस सुरक्षित कक्ष में जाने से हम वापस वर्तमान में आके अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे नीचे से आने वाली पृथ्वी की ऊर्जा हमारे शरीर का सारा कचरा साफ करती है और ऊपर से आने वाली हमारी अपनी खास जीवन ऊर्जा उस खाली जगह को भरती है। ये दोनों मिलके एक फव्वारा बनाते हैं जो हमें लगातार एक सुरक्षित कवच के अंदर रखता है। एकदम सही। निष्कर्ष यही है कि हर इंसान के पास बाहरी दुनिया से बिना थके अपनी खुद की ऊर्जा से अपना जीवन चलाने की पूरी व्यवस्था मौजूद है। बस हमें उसे इस्तेमाल करना सीखना है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक बहुत ही अजीब सा लेकिन गहरा सवाल उठ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? डॉक्टर मैकार्टनी ने हमें हमारे अपने सुरक्षित ककून और उस फव्वारे के बारे में तो बता दिया, लेकिन जरा सोचिए,
अगर हम सब अपने सिर के ऊपर अपनी उस अनूठी फिंगरप्रिंट वाली ऊर्जा का फव्वारा लिए घूम रहे हैं, तो क्या होता होगा जब हम किसी बहुत भीड़भाड़ वाले कमरे में दाखिल होते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? जब हम मेट्रो में या किसी पार्टी में दूसरे लोगों के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं, तो क्या हमारे ऊर्जा के वो फव्वारे आपस में पानी की तरह घुल मिल जाते हैं, या फिर वे दो चुंबकों की तरह एक दूसरे को दूर धकेलते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही हमें बिना कोई बात किए बहुत शांति महसूस होती है, और कुछ लोगों के सिर्फ कमरे में आने भर से हमें घबराहट होने लगती है। बिल्कुल हो सकता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगली बार जब आप किसी भीड़ में हो तो आसपास के लोगों को देखकर बस एक पल के लिए सोचिएगा कि उन दो शरीरों के बीच असल में कौन सी ऊर्जा टकरा रही है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। मुझे एक बात बताइए, अगर हम इस शरीर को सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों का एक ढांचा ना मानकर एक चलता फिरता स्मार्टफोन सोचे तो कैसा रहेगा? ये वाकई एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग नजरिया है। हाँ, क्योंकि सोचिए ना, इस स्पेस में मौजूद हर इमोशन, हर विचार या अनुभव बिल्कुल एक इनविजिबल वाईफाई सिग्नल की तरह लगातार हमारे अंदर डाउनलोड हो रहा है। I mean, ये सुनने में थोड़ा साईफाई लगता है। बिल्कुल लगता है। और नॉर्मली जब हम चक्रा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ध्यान करते हुए साधु या फिर घूमते हुए रोशनी के पहिए, राइट? वही तो, ऐसा लगता है जैसे ये सब रोजमर्रा की जिंदगी या दफ्तर की जो आम टेंशन होती है उससे बहुत दूर की बात है, या फिर मेडिकल साइंसेस का कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस सोर्स मटेरियल को अनपैक करने वाले हैं ना, वो इस पूरे नजरिए को बिल्कुल पलट देगा। हम बेसिकली डॉक्टर मैकार्टनी के मॉडल का विश्लेषण कर रहे हैं आज। और इस मॉडल में चक्रास को किसी रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ठीक एक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चिप्स की तरह समझाया गया है। हाँ, और इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ही सीधा सा है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर एक इंसान अपनी ऊर्जा का सिर्फ एक पैसिव रिसीवर बने रहने की बजाय इस बायोलॉजिकल सिस्टम का एक एक्टिव ऑपरेटर कैसे बन सकता है। राइट। तो चलिए इसी ट्रांजिशन से शुरू करते हैं, रहस्य से निकलकर ठीक टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के गठजोड़ की तरफ। ये ट्रांजिशन समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक कोई भी सिस्टम हमें रहस्यमयी लगता है ना, तो उसको ऑपरेट या कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। और जब पता ही नहीं कि मशीन कैसे काम कर रही है, तो चलाएंगे कैसे? वही तो। डॉक्टर मैकार्टनी का मॉडल उस आध्यात्मिक पर्दे को हटाता है और बायोलॉजी के साथ एक बहुत ही सटीक टेक्नोलॉजिकल वोकैबुलरी को जोड़ देता है। अगर हम भाषा को देखें तो संस्कृत में चक्र का शाब्दिक अर्थ वाकई पहिया या व्हील ही होता है। राइट, पहिया। लेकिन उनके एक्चुअल फिजिकल और एनर्जेटिक फंक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर मैकार्टनी ने बताया कि ये असल में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे किसी लैपटॉप या मदरबोर्ड पर लगी चिप्स होती हैं जो बाहर से डेटा रिसीव करती हैं, राइट? बिल्कुल ठीक, वही मैकेनिज्म। वो डेटा रिसीव करती हैं, उसे अपनी मेमोरी में प्रोसेस करती हैं और इंस्ट्रक्शंस आगे भेजती हैं। हमारे शरीर में भी उन पॉइंट्स पर ठीक यही चल रहा है जिन्हें हम चक्रा कहते हैं। तो ये तय है कि ये सिर्फ ध्यान लगाने का विषय नहीं है, ये पूरे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मुद्दा है। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये रियल टाइम में डेटा हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो एक और सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। एक कंप्यूटर चिप बिना रॉ डेटा के तो यूजलेस होती है। हाँ, रॉ मटेरियल तो चाहिए उसको काम करने के लिए, राइट? किसी लैपटॉप में डेटा हम या तो कीबोर्ड से फीड करते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो इंसान के अंदर इन प्रोसेसिंग यूनिट्स में आखिर ये डेटा फीड कहाँ से हो रहा है? इनका स्रोत क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डेटा का स्रोत ना एक्चुअली कई अलग अलग लेयर्स में मौजूद है। सबसे पहला और सबसे ठोस स्रोत तो हमारी बायोलॉजी खुद है। बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स? अनुवंशिक का, यानी हेरिडिटी। हमारे डीएनए के जरिए पूर्वजों की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो इनमें फीड होती है। उसके बाद आती है सेल्यूलर मेमोरी। सेल्यूलर मेमोरी, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। इसका मतलब है जहां शरीर के टिश्यूज और सेल्स किसी पिछले ट्रॉमा या खुशी के अनुभव को फिजिकल फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। उसके अलावा सोर्स में पिछले जन्मों के कार्मिक डेटा का भी जिक्र किया गया है। ओह वाओ, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी डेटा पैकेट्स हैं? बिल्कुल, लेकिन इन सब के ऊपर जो एक एक्सटर्नल कनेक्शन है वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे हम इस ब्रह्मांड की सामूहिक ऊर्जा या एक विशाल इनविजिबल नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे ग्लोबल वाईफाई हो गया। वही,
चक्रास इन अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करते हैं और फिर इस इनविजिबल डेटा को एक बायोलॉजिकल सिग्नल में बदल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि ये डेटा प्रोसेस होने के बाद सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिले किया जाता है। ग्लैंड्स को? हाँ, तो मतलब सीधा फिजिकल बॉडी से कनेक्शन जुड़ गया। हाँ, ग्लैंड्स इस एनर्जी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिजिकल हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। और जैसा कि मेडिकल साइंस जानती ही है, हार्मोन्स ही हमारे मूड, स्ट्रेस लेवल और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को डिक्टेट करते हैं। ये मैकेनिज्म सच में कमाल का है। इसको थोड़ा और खोलकर देखते हैं, उसी स्मार्टफोन वाली एनालॉजी के साथ। जैसे फोन यूनिवर्सल वाईफाई नेटवर्क से इनविजिबल डेटा लेता है, राइट? हवा में वो डेटा दिखाई तो नहीं देता। हवा में कुछ नहीं दिखता, लेकिन फोन का प्रोसेसर उस सिग्नल को कैच करके तुरंत डिकोड करता है और अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर किसी दोस्त का अच्छा मैसेज है तो उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही बॉडी में तुरंत डोपामिन रिलीज होता है और मूड अचानक से बदल जाता है। यानी एक इनविजिबल डेटा ने इंसान की बॉडी केमिस्ट्री पलट दी पूरी तरह। ये एनालॉजी ना इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन मैं कहूंगी कि इसमें एक छोटी सी कमी है जिसे ठीक करना यहाँ बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या? आमतौर पर हम फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन को सिर्फ रिसीव करते हैं ना। हाँ, लेकिन चक्रास के साथ जो मुद्दा है वो पूरी तरह से टू वे स्ट्रीट का है। मतलब हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। हाँ, ये सिस्टम सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जी या बाहर के माहौल को सोखता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के कार्मिक डेटा और डीपली रूटेड इमोशंस को वापस एनवायरनमेंट में ब्रॉडकास्ट भी करता है। ओह, आई सी। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों हैं? बिल्कुल। और तभी जब ये टू वे ट्रांसमिशन ग्लैंड्स तक पहुंचता है, तब जाकर एक इनविजिबल थॉट या फ्रीक्वेंसी एक ठोस फिजिकल रसायन यानी हार्मोन में तब्दील होती है। चलिए, अब यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर ये चक्रास एसेंशियली टू वे कंप्यूटर चिप्स हैं, तो एक चिप का फायदा तो तभी है जब उसमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चल रहा हो। सही कहा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या करेगा? राइट। और अगर हमारे शरीर में ऐसी 7 मुख्य चिप्स हैं, तो जरूर अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे होंगे। तो इनको एक लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय हम इसकी एवोल्यूशनरी जर्नी को देखते हैं। एकदम सही अप्रोच है। अगर हम बिल्कुल बेस से शुरू करें, रीढ़ की हड्डी के पास से, तो वहां आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? बेस से ही शुरुआत करना सबसे लॉजिकल होता है। हम ऐसी शुरुआती 3 चक्रास को सर्वाइवल और फिजिकल आइडेंटिटी का हार्डवेयर मान सकते हैं। स्पाइन के बिल्कुल बेस पर जो फर्स्ट चक्रा है, जिसे रूट चक्रा कहते हैं, वो हमारा अर्थ कनेक्शन है। यानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें। हाँ, ये पैसा, करियर, परिवार और बिल्कुल बेसिक जिंदा रहने की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना, उस डेटा को प्रोसेस करता है। फिर उसके ठीक ऊपर नेवल यानी नाभि के पास सेकंड चक्रा होता है। और इसका सॉफ्टवेयर क्या है? ये लगातार इमोशंस और सेक्सुअलिटी का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। हम समाज में दूसरे लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं, उसकी पूरी प्रोसेसिंग यहीं होती है। राइट। और तीसरा, और इस सर्वाइवल हार्डवेयर का आखिरी हिस्सा है थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस, जो ठीक एब्डोमेन के बीच में होता है। ये हमारी पर्सनल पावर और सेल्फ एस्टीम का सेंटर है। ओह वेट, तो जो हम लोग हमेशा गट फीलिंग का जिक्र करते हैं कि अंदर से आभास हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, क्या उसका रिलेशन इस तीसरे चक्रा से है? एकदम सही पकड़ा आपने। वो जो गट फीलिंग का आभास है ना, वो इसी सोलर प्लेक्सस चिप की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ही नतीजा होता है। वाओ, मतलब इंट्यूशन का रॉ फॉर्म यही है। हाँ, ये बेसिकली एनवायरनमेंट के अनसीन डेटा को पढ़ के तुरंत हमारे पेट के न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है कि भाई यहाँ कुछ खतरा है, अलर्ट हो जाओ। और जैसे जैसे ये एनर्जी शरीर के ऊपरी हिस्सों में बढ़ती है, इस डेटा की पूरी नेचर ही कितनी बदल जाती है। बिल्कुल, फिजिकल सर्वाइवल से निकलकर चीजें सटलर होने लगती हैं। वही ना, पेट के सर्वाइवल जोन से निकलकर जब फोकस चेस्ट की तरफ जाता है, तो चौथा चक्रा यानी हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। और यहाँ से हार्डवेयर एक कंप्लीटली हायर प्रोसेसिंग में शिफ्ट होता है, कंपैशन और सेल्फ लव। सही कहा। ये हमारी खुद की जरूरतों और दुनिया के प्रति करुणा के बीच एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाता है। और उस कंपैशन या उस सच को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने का काम ठीक उसके ऊपर गले में मौजूद 5वां चक्रा करता है, यानी थ्रोट चक्रा। राइट, ये सीधे तौर पर कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है। एक तरह से हम जमीन पर टिके रहने की रॉ इंस्टिंक्ट से उठकर दुनिया से प्रैक्टिकली वार्तालाप करने तक आ गए हैं इन 5 चक्रों के जरिए। तो बाकी बचे 2, उनका क्या फंक्शन है? जब हम दिमाग के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो आखिरी 2 चिप्स
पूरी तरह से हायर कॉन्शियसनेस को हैंडल करती हैं। फॉरहेड के सेंटर में 6th चक्रा है, जिसे थर्ड आई या ब्रो चक्रा भी कहते हैं। ये प्योरली इंट्यूशन का सेंटर है, राइट? आम धारणा में इसे थर्ड आई कहा जाता है। हाँ, पर ये कोई जादू नहीं है। इसका रियल काम एनालिटिकल लॉजिक और एक ऐसी इंट्यूटिव सोच के बीच बैलेंस बनाना है जो छुपी हुई पैटर्न्स को लाइफ में देख सके। और 7वां चक्र उड़ने का में एंटेना या अपलिंक है। तो आप देख सकते हैं हर चक्र का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन है। अब यहाँ मुद्दा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आमतौर पर समाज में यही धारणा रही है कि एक हेल्दी इंसान के चक्रास पूरी तरह और हमेशा खुले होने चाहिए। हाँ, सबको लगता है कि 100% ओपन होना ही एनलाइटनमेंट है। वही लोग सोचते हैं वो परफेक्ट बैलेंस में होने चाहिए और हार्मोनी में रोशनी से चमकने चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि यार मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। राइट, ये ब्लॉक्ड चक्रा वाली बात बहुत कॉमन है। किसी खास इमोशन पर आकर उन्हें घबराहट होती है और वो तुरंत सोचते हैं कि उनका चक्रा ब्लॉक्ड या कंप्लीटली खराब हो गया है। लेकिन यहाँ डॉक्टर मैकटार्टनी की ऑब्जर्वेशन उस पुरानी धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल, उनका ये रीफ्रेमिंग सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। उनके मुताबिक जब कोई चक्रा आपको भारी महसूस होता है ना, तो वो असल में ब्लॉक नहीं हुआ है, बल्कि वो लेसन लर्निंग मोड में चला गया है। यानी ब्लॉक्ड होने को एक नकारात्मक चीज की तरह देखने के बजाय उसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखना चाहिए। जैसे जब फोन या कंप्यूटर में अपडेट इंस्टॉल हो रहा होता है तो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। हाँ, डिवाइस हैंग होने लगता है। राइट, प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है और लगता है डिवाइस अटक गया है, खराब हो गया है। लेकिन सिस्टम खराब नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, वो बस एक नया और लंबा डेटा पैकेट प्रोसेस करने के लिए बैकग्राउंड में हैवी ड्यूटी काम कर रहा है, इसलिए आगे का इंटरफेस स्लो हो गया है। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि हमारा शरीर इन साइकोलॉजिकल लेसन्स पर फिजिकली रिएक्ट कैसे करता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट की एनालॉजी ना उस पुरानी मेडिकल और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन को वाकई सॉल्व कर देती है, और इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और भी हैरानंगेज है। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इसको थोड़ा। देखिए, जब इंसान किसी पास्ट ट्रॉमा या नई लाइफ सिचुएशन के लेसन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो स्पेसिफिक चक्रा बहुत तेजी से उस डेटा पर काम करता है। डेटा प्रोसेसिंग चल रही होती है। राइट, जिससे सिस्टम में एक तरह की एनर्जी का फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस पैदा होता है, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इस अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी चेंज को कंफ्यूजन में पड़ लेता है। ओह, तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता होगा वहाँ। बिल्कुल, वो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है। यही वजह है कि जब कोई इंसान मेंटल लेवल पर कोई डीप साइकोलॉजिकल इशू प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसे अचानक लगता है कि उसकी फिजिकली तबीयत खराब हो रही है, उसे थकान लगती है, बुखार जैसा लगता है। मतलब वो एक्चुअली बीमारी नहीं है। नहीं, वो उस कार्मिक या लाइफ लेसन के अपडेट होने के दौरान का ठोस बायोलॉजिकल सिम्टम है। अगर कोई इस फ्रिक्शन को समझे बिना दवाई खाकर उसे दबाने की कोशिश करे, तो वो असल में बैकग्राउंड अपडेट को फोर्स स्टॉप करने जैसा होगा। वाओ, ये तो कंप्लीटली नजरिया ही बदल देता है हीलिंग को लेकर। तो हमने देखा कि बॉडी लगातार इन्फॉर्मेशन डिकोड कर रही है। अगर इस एनोलॉजी में मुख्य 7 चक्रस हमारे मेन सर्वर्स या सीपीयू हैं, तो बाकी हार्डवेयर के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। हाँ, मैं सिस्टम के अलावा भी बहुत कुछ है बॉडी में। राइट, शरीर में दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस भी तो हैं। हाँ, डॉक्टर मैकार्टनी ने 3 ऐसे माइनर चक्रास पर बहुत जोर दिया है जिन्हें लगभग हमेशा हम नजरअंदाज कर देते हैं। हथेलियों में और पैरों में। हाँ, हैंड चक्रास जो हथेलियों में होते हैं, वो स्पेसिफिक तौर पर एनर्जी को हील करने और क्रिएटिव कामों के लिए पास करते हैं। और तलवों वाले फीट चक्रास जो तलवों में होते हैं, वो जमीन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल और ग्राउंडिंग फील्ड बनाते हैं ताकि हम स्टेबल रहें। पर पता है मुझे इन सब में जिस डिटेल ने सबसे ज्यादा इंट्रीग किया वो क्या थी? वो है टेलीपैथिक चक्रास। हाँ, यस, टेलीपैथिक चक्रास। ये पॉइंट वाकई बहुत डीप है। बताया गया है कि ये आंखों और कानों के ठीक आसपास स्थित होते हैं। मुझे लगता है लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है, पर आई टेल यू, इनका फंक्शन सबसे एडवांस्ड होता है। वो कैसे? देखिए, हथेली और पैरों के चक्रास एनर्जी पास करने का काम आसानी से करते हैं, लेकिन टेलीपैथिक चक्रास का प्राइमरी रोल ना नॉन वर्बल और मेंटल डेटा को कैच करना है, यानी बिना बोले इन्फॉर्मेशन लेना। राइट। इनकी पोजीशन हेड के पास इसलिए होती है क्योंकि इन्हें तुरंत बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करके हमारे ब्रेन को रियल टाइम रिपोर्ट करना होता है। तो क्या इस मैकेनिज्म से उन अजीबोगरीब सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है जो हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किए हैं? आप किन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक इंसान किसी ऑफिस कैबिन में दाखिल होता है
जहां ठीक 1 मिनट पहले 2 लोगों में बहुत बुरी बहस हुई थी। अच्छा, हाँ। उस वक्त वहां पूरी शांति है, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही हवा में अचानक एक भारीपन महसूस होता है। एक टेंशन लगती है कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है अभी अभी। बिल्कुल, ये सबके साथ होता है। या फिर रास्ते पे अकेले चलते हुए अचानक दिमाग कहता है कि कोई पीछे से लगातार घूर रहा है, और मुड़कर देखें तो वाकई वहां कोई अनजान शख्स देख रहा होता है। तो जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हमें बिना बोले ऐसे मिल जाते हैं, क्या वही टेलीपैथिक चक्रास उन सिग्नल्स को किसी एंटेना की तरह स्कैन करके पकड़ रहे थे उस टाइम? एग्जैक्टली, यही उनका एग्जैक्ट और प्रिसाइज फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा और साइंटिफिकली बताती हूँ। हाँ, प्लीज गो अहेड। जब 2 लोग बहस कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी बॉडीज एक बहुत इंटेंस और जैगेड फ्रीक्वेंसी हवा में छोड़ रही होती हैं। उनकी आवाज जरूर फिजिकली बंद हो गई होगी, पर उस कमरे का फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट अभी भी डीपली चार्ज्ड और डिस्टर्ब्ड होता है। और हमारा एंटेना उसे कैच कर लेता है। हाँ, हमारे टेलीपैथिक चक्रास लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करने वाले बेसिकली सिक्योरिटी रेडार हैं। वो उस डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी को तुरंत कैच करते हैं। और घूरने वाले एग्जाम्पल में उसमें फोकस और इंटेंशन असल में इनविजिबल वेव पैटर्न्स होते हैं जो इंसान प्रोजेक्ट करता है। जब ये टेलीपैथिक एंटेनाज उन वेव पैटर्न्स को पकड़ते हैं तो वो ब्रेन को अलर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी तुरंत उस खतरे पर रिएक्ट कर सके। ये प्योरली एक एनर्जेटिक और बायोलॉजिकल स्कैनिंग मैकेनिज्म है। बाप रे, इन सब के मैकेनिज्म्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि अब इनकी ज्योमेट्री या एनाटॉमी समझने का मन करता है। अगर इन्हें फिजिकल 3D स्पेस में वाकई विजुलाइज किया जाए तो ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल है। डॉक्टर मैकार्टनी ने इनकी एनाटॉमी को समझाने के लिए कुछ बहुत ही आम रोजमर्रा के टूल्स का मेटाफर इस्तेमाल किया है, जिससे इनकी ज्योमेट्री तुरंत दिमाग में छप जाती है। इनका आकार बताया गया है कि एक फनल या कीप जैसा होता है। राइट, एक फनल जो स्किन की सतह पर तो काफी छोटा और पतला होता है, लेकिन बाहर की तरफ जाते हुए वो चौड़ा और ठीक एक फनल के रूप में खुलता जाता है। और इस फनल के भीतर एक और अजीब चीज है। आप एपर्चर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक वेजिटेबल स्टीमर जैसा मैकेनिज्म जिसे एपर्चर कहते हैं। ये जरूरत के हिसाब से खुल और बंद हो सकता है, बिल्कुल एक कैमरा लेंस की तरह। और इसका ना तीसरा हिस्सा सबसे अहम है, द पिन व्हील, यानी इनका अपनी ही एक्सिस पर घूमना, ताकि एनर्जी लगातार प्रोसेस हो सके ना। है ना? लेकिन इस घूमने वाली बात में एक ऐसी डिटेल थी जिसने सच में सीधा हैरत में डाल दिया मुझे। फाइंडिंग ये थी कि इन चक्रों के घूमने की जो दिशा है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान पृथ्वी के किस भाग में पैदा हुआ है। ये फैक्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए। हाँ, जो लोग भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के नॉर्थ में पैदा होते हैं उनके चक्र प्राकृतिक रूप से क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, लेकिन जो लोग इक्वेटर के ठीक साउथ में पैदा होते हैं उनके चक्र हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। मतलब ये फैक्ट पढ़ने के बाद किसी के भी दिमाग में सीधा कोरियोलिस इफेक्ट स्ट्राइक करेगा। ज्योग्राफी और बेसिक फिजिक्स में हम सबने पढ़ा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं और समुद्री धाराएं एक स्पेसिफिक दिशा में स्पिन करती हैं। राइट, साइक्लोन्स का भी यही रूल है। वही, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां साइक्लोन्स और सिंक से जो पानी निकलता है वो ठीक दूसरी दिशा में घूमता है, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूम रही है। एग्जैक्टली, धरती का स्पिन इफेक्ट करता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर पानी और हवा जैसी ठोस और लिक्विड चीजों पर तो समझ आता है, पर यह जानना कितना माइंड बेंडिंग है कि एक इंसान के इनविजिबल बायोलॉजिकल एनर्जी फील्ड पर भी धरती की घूर्णन और फिजिक्स का ठीक वही नियम लागू हो रहा है। इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यही तो इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। कोरियोलिस इफेक्ट सिर्फ हवा या पानी के मास को नहीं घुमा रहा, वो असल में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को भी दिशा दे रहा है। ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है हमारा। अलग थलग नहीं बनाया गया है। हम प्रैक्टिकली अर्थ के मैग्नेटिक स्पिन के साथ ओवरलैप करके काम करते हैं। वाह, मतलब हम और प्लैनेट सिंक में। हाँ, जब एक बच्चे का अस्तित्व शुरू होता है ना, तो उसकी ऊर्जा इस प्लैनेट के लोकल मैग्नेटिक स्पिन के साथ ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो जाती है। ये इस बात का इररिफ्यूटेबल सबूत है कि हमारी बायोलॉजी और हमारी ऊर्जा इस एनवायरनमेंट और पृथ्वी से बिल्कुल 100% सिंक्ड है। सिंपल भाषा में एक बड़ा पहिया एक छोटे पहिए को घुमा रहा है यहाँ। सही कहा, बड़ा पहिया धरती और छोटा पहिया हमारे चक्रास। तो इस हिसाब से अगर हम रिकैप करें, हमने चक्रास का डेटा स्रोत समझ लिया, उनके 7 वर्ल्ड्स और नॉन वर्बल माइनर चक्रास देख लिए, और फिजिकल अर्थ के साथ उनका 3D घूमना और कनेक्शन भी प्रैक्टिकली समझ लिया।
अब यहाँ सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल आता है, कि इसको आम जिंदगी में यूज कैसे करें। राइट? एग्जैक्टली। अगर ये वाकई एक सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मशीन है, तो इस मशीन को रोजमर्रा की भागदौड़ में ऑपरेट कैसे किया जाए? सोर्स मटेरियल में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कैलिब्रेटिंग ओपननेस। कैलिब्रेटिंग ओपननेस, हाँ ये बहुत पावरफुल टूल है। और ये कॉन्सेप्ट चक्रास को हमेशा 100% खुला रखने वाली उस फेमस और थोड़ी रोमांटिसाइज्ड स्पिरिचुअल मिथ को बिल्कुल डिसमेंटल कर देता है। आमतौर पर सिखाया जाता है कि फुल्ली ओपन रहो हमेशा। अगर मैं लिटरली कहूँ तो हमेशा पूरी तरह से ओपन रहना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे डेंजरस स्टेट हो सकती है। सबसे डेंजरस क्यों? खास तौर पर पहले दो चक्रास, यानी जो हमारे सर्वाइवल और इमोशनल चक्रास हैं, उन्हें आमतौर पर सिर्फ 20 से 30% ही खुला रखना चाहिए। सिर्फ 20 से 30%, बस बाटी बंद रखना है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने सेकंड चक्र का एपर्चर इससे ज्यादा ओपन छोड़ देता है बिना जरूरत के, तो उस इंसान की इमोशनल बाउंड्रीज पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। ओह, तो शील्ड हट जाती है एक तरह से। राइट। वो इंसान अपने आसपास के माहौल में मौजूद बाकी लोगों की अनावश्यक भावनाओं, उनके गुस्से और उनकी एंजाइटी को अपने अंदर बुरी तरह सोखने लगेगा। उसकी हालत बेसिकली एक इमोशनल स्पंज जैसी हो जाएगी। ये इमोशनल स्पंज होना आजकल कितने लोगों की प्रॉब्लम है वैसे? एक आम स्थिति ऐसी होती है कि कोई शख्स बिल्कुल फ्रेश और अच्छे मूड के साथ किसी पार्टी में या दफ्तर की किसी बड़ी मीटिंग में जाता है। हाँ बिल्कुल। और वहां क्या होता? वहाँ कोई दूसरा इंसान दुखी, परेशान या स्ट्रेस्ड होता है, और बिना किसी डायरेक्ट बात के ही बस उस कमरे में होने की वजह से घर लौटने तक उस पहले शख्स का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है। क्योंकि उसने वहां का कचरा सोख लिया अपने अंदर। वही तो, ये तभी होता है जब रिसीवर जरूरत से ज्यादा ओपन रह गया हो और एनवायरनमेंट का सारा जंक डेटा बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया हो। उस इंसान को लगता है उसकी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है, पर वो दरअसल दूसरे का डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। एग्जैक्टली। अगर हम इसका संबंध बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें इस मशीन को मैनुअली ऑपरेट करना आना चाहिए, जिसे इस स्टडी में डायलिंग डाउन और डायलिंग अप का नाम दिया गया है। डायलिंग डाउन। तो इसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे करें? जैसे अगर आप किसी ऐसी एलिवेटर या लिफ्ट में हैं जहां बहुत भीड़ है और एंग्जाइटी लग रही है, या किसी ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जहां लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, तो वहां इंटेंशनली अपने नेवल और सोलर प्लेक्सस चक्रा के एपर्चर को आप कॉन्शियसली 10% तक डायल डाउन कर सकते हैं। 21% से सीधा 10% पर। हाँ, इस विजुअलाइजेशन से क्या होगा कि एनर्जी इनटेक श्रिंक हो जाता है और दूसरों के टॉक्सिक और डिस्टर्ब्ड ऊर्जा हमारे शरीर में दाखिल होने से ठीक वही रुक जाती है। ये बहुत ही लिबरेटिंग टेक्निक है, पर आई एम श्योर कुछ मौकों पर इसे एक्सट्रीम लेवल पर खोलने की जरूरत भी होती होगी, जैसे डायल अप करना, राइट? बिल्कुल, ऑलवेज बंद रखना भी सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी को किसी बड़े ऑडिटोरियम में एक ह्यूज ऑडियंस के सामने ओपन पब्लिक स्पीकिंग करनी है या किसी परफॉर्मर को स्टेज पर गाना गाना है, तो उस वक्त उसे अपने थ्रोट चक्रा को एक्सप्लिसिटली 80 या 90% तक बढ़ाना, यानी डायल अप करना होगा, तभी उसका आउटपुट और आवाज का प्रोजेक्शन पावरफुल हो सकेगा। सही पकड़ा। इन सब मैकेनिक्स का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही ना कि एक वॉल्यूम नॉब अब प्रैक्टिकली हमारे हाथ में है और हमारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ इस प्रिसाइज कैलिब्रेशन पर ही डिपेंड करती है कि हम उस स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से कितनी आने वाली ऊर्जा को रोकते हैं और अपनी खुद की ताकत को कितना बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम बेसिक रिसीवर नहीं रहे, हम ऑपरेटर हैं, हम सब्जेक्ट नहीं हैं जिसके साथ बस चीजें हो रही हैं। ये पावर हमें मिलती है। सही कहा। आज की इस सारी चर्चा से ये साफ निकल कर आता है कि ये चक्रा सिस्टम किसी स्पिरिचुअल या ध्यान करने की किताब का एब्स्ट्रैक्ट चैप्टर मात्र नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी और उस हायर इंफॉर्मेशन फील्ड को मर्ज करने का एक बहुत ही सटीक मैनुअल है। हमने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे कार्मिक डेटा को बायोलॉजिकल एंडोक्राइन सिग्नल बनाया जाता है और कैसे फिजिकल फ्रिक्शन जो हमें बीमारी लगती है वो एक बहुत ही जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट का हिस्सा हो सकती है। ये सबसे बड़ा टेक अवे था मेरे लिए। हाँ, रिफ्रेमिंग बहुत जरूरी है इन चीजों में। आज की ये डीप डाइव हमें इस ठोस शरीर और आसपास के अनसीन एनवायरनमेंट के बीच की एक बहुत गहरी समझ देकर जाती है। लेकिन क्या कोई नया सवाल है दिमाग में? हाँ, इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं इस सोर्स मटेरियल के दायरे को एक स्लाइटली प्रोवोकेटिव और थोड़ी वाइल्ड स्थिति में ले जाना चाहता हूँ। अच्छा,
बताइए। देखिए, हमने अभी बात की टेलीपैथिक चक्रास की, जो इनविजिबल मैसेजेस को बिना बोले ठीक रेडार की तरह कैच करते हैं, राइट? राइट। और हमने अभी देखा कि हम इंटेंशनली और कॉन्शियसली अपने चक्रास को एम्पलीफाई या डायल अप भी कर सकते हैं। तो जरा क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए किसी बेहद विशाल म्यूजिक कॉन्सर्ट की, या किसी ऐसी एक्सट्रीम आपातकालीन स्थिति की, यानी क्राइसिस, जहां एक क्लोज स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ बंद हैं। ओ माय गॉड, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं इस पॉइंट को लेकर। ऐसी एक्सट्रीम भीड़ में जब लगभग हर इंसान का एनर्जी सिस्टम एक ही स्पेसिफिक एक्सट्रीम भावना से गुजर रहा हो, चाहे वो ब्लाइंड उत्साह हो कॉन्सर्ट का या फिर भारी डर हो क्राइसिस का, और उनके चक्रास अननोइंगली फुल्ली डायल अप हो गए हों, तो उस वक्त एग्जैक्टली क्या होता होगा? ये तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। वही क्या, उन सब का फील्ड आपस में सिंक होकर ह्यूमन इमोशन का एक इनविजिबल विशाल वाईफाई हॉटस्पॉट या एक सिंगल मैसिव नेटवर्क नहीं बना लेता होगा? क्या ऐसी एक्सट्रीमिटी में हम सब लोग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और बाउंड्री खोकर किसी हायर क्राउड कॉन्शियसनेस में पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं? ये वाकई एक ऐसी पावरफुल और डीपली स्लाइटली डरा देने वाली तस्वीर है जो हमारे इस बायोलॉजिकल ह्यूमन नेटवर्क की लिमिटलेस कैपेसिटी को दर्शाती है। आई मीन दिस इज ह्यूज, है ना? और उस मैसिव नेटवर्क में एक इंडिविजुअल डेटा चिप का क्या रोल रह जाता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शांति से अकेले बैठकर खुद विश्लेषण किया जा सकता है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। लोग इस पॉइंट पर और रिसर्च कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। मुझे एक बात बताइए, अगर हम इस शरीर को सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों का एक ढांचा ना मानकर एक चलता फिरता स्मार्टफोन सोचे तो कैसा रहेगा? ये वाकई एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग नजरिया है। हाँ, क्योंकि सोचिए ना, इस स्पेस में मौजूद हर इमोशन, हर विचार या अनुभव बिल्कुल एक इनविजिबल वाईफाई सिग्नल की तरह लगातार हमारे अंदर डाउनलोड हो रहा है। आई मीन, ये सुनने में थोड़ा साईफाई लगता है। बिल्कुल लगता है। और नॉर्मली जब हम चक्रा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ध्यान करते हुए साधु या फिर घूमते हुए रोशनी के पहिए, राइट? वही तो, ऐसा लगता है जैसे ये सब रोजमर्रा की जिंदगी या दफ्तर की जो आम टेंशन होती है उससे बहुत दूर की बात है, या फिर मेडिकल साइंसेस का कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस सोर्स मटेरियल को अनपैक करने वाले हैं ना, वो इस पूरे नजरिए को बिल्कुल पलट देगा। हम बेसिकली डॉक्टर मैकार्टनी के मॉडल का विश्लेषण कर रहे हैं आज। और इस मॉडल में चक्रास को किसी रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ठीक एक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चिप्स की तरह समझाया गया है। हाँ, और इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ही सीधा सा है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर एक इंसान अपनी ऊर्जा का सिर्फ एक पैसिव रिसीवर बने रहने की बजाय इस बायोलॉजिकल सिस्टम का एक एक्टिव ऑपरेटर कैसे बन सकता है। राइट। तो चलिए इसी ट्रांजिशन से शुरू करते हैं, रहस्य से निकलकर ठीक टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के गठजोड़ की तरफ। ये ट्रांजिशन समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक कोई भी सिस्टम हमें रहस्यमयी लगता है ना, तो उसको ऑपरेट या कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। और जब पता ही नहीं कि मशीन कैसे काम कर रही है, तो चलाएंगे कैसे? वही तो डॉक्टर मैकार्टनी का मॉडल उस आध्यात्मिक पर्दे को हटाता है और बायोलॉजी के साथ एक बहुत ही सटीक टेक्नोलॉजिकल वोकैबुलरी को जोड़ देता है। अगर हम भाषा को देखें तो संस्कृत में चक्र का शाब्दिक अर्थ वाकई पहिया या व्हील ही होता है। राइट, पहिया। लेकिन उनके एक्चुअल फिजिकल और एनर्जेटिक फंक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर मैकार्टनी ने बताया कि ये असल में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे किसी लैपटॉप या मदरबोर्ड पर लगी चिप्स होती हैं जो बाहर से डेटा रिसीव करती हैं, राइट? बिल्कुल ठीक, वही मैकेनिज्म। वो डेटा रिसीव करती हैं, उसे अपनी मेमोरी में प्रोसेस करती हैं और इंस्ट्रक्शंस आगे भेजती हैं। हमारे शरीर में भी उन पॉइंट्स पर ठीक यही चल रहा है जिन्हें हम चक्रा कहते हैं। तो ये तय है कि ये सिर्फ ध्यान लगाने का विषय नहीं है, ये पूरे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मुद्दा है। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये रियल टाइम में डेटा हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो एक और सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। एक कंप्यूटर चिप बिना रॉ डेटा के तो यूजलेस होती है। हाँ, रॉ मटेरियल तो चाहिए उसको काम करने के लिए, राइट? किसी लैपटॉप में डेटा हम या तो कीबोर्ड से फीड करते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो इंसान के अंदर इन प्रोसेसिंग यूनिट्स में आखिर ये डेटा फीड कहाँ से हो रहा है? इनका स्रोत क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डेटा का स्रोत ना एक्चुअली कई अलग अलग लेयर्स में मौजूद है। सबसे पहला और सबसे ठोस स्रोत तो हमारी बायोलॉजी खुद है। बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स? आनुवंशिक का, यानी हेरिडिटी।
हमारे डीएनए के जरिए पूर्वजों की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो इनमें फीड होती है। उसके बाद आती है सेल्यूलर मेमोरी। सेल्यूलर मेमोरी, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। इसका मतलब है जहां शरीर के टिश्यूज और सेल्स किसी पिछले ट्रॉमा या खुशी के अनुभव को फिजिकल फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। उसके अलावा सोर्स में पिछले जन्मों के कार्मिक डेटा का भी जिक्र किया गया है। ओह वाओ, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी डेटा पैकेट्स हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के ऊपर जो एक एक्सटर्नल कनेक्शन है वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे हम इस ब्रह्मांड की सामूहिक ऊर्जा या एक विशाल इनविजिबल नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे ग्लोबल वाईफाई हो गया। वही चक्रास इन अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करते हैं और फिर इस इनविजिबल डेटा को एक बायोलॉजिकल सिग्नल में बदल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि ये डेटा प्रोसेस होने के बाद सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिले किया जाता है। ग्लैंड्स को? हाँ, तो मतलब सीधा फिजिकल बॉडी से कनेक्शन जुड़ गया। हाँ, ग्लैंड्स इस एनर्जी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिजिकल हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। और जैसा कि मेडिकल साइंस जानती ही है, हार्मोन्स ही हमारे मूड, स्ट्रेस लेवल और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को डिक्टेट करते हैं। ये मैकेनिज्म सच में कमाल का है। इसको थोड़ा और खोलकर देखते हैं, उसी स्मार्टफोन वाली एनालॉजी के साथ। जैसे फोन यूनिवर्सल वाईफाई नेटवर्क से इनविजिबल डेटा लेता है, राइट? हवा में वो डेटा दिखाई तो नहीं देता। हवा में कुछ नहीं दिखता, लेकिन फोन का प्रोसेसर उस सिग्नल को कैच करके तुरंत डिकोड करता है और अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर किसी दोस्त का अच्छा मैसेज है तो उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही बॉडी में तुरंत डोपामिन रिलीज होता है और मूड अचानक से बदल जाता है। यानी एक इनविजिबल डेटा ने इंसान की बॉडी केमिस्ट्री पलट दी पूरी तरह। ये एनालॉजी ना इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन मैं कहूंगी कि इसमें एक छोटी सी कमी है जिसे ठीक करना यहाँ बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या? आमतौर पर हम फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन को सिर्फ रिसीव करते हैं ना। हाँ, लेकिन चक्रास के साथ जो मुद्दा है वो पूरी तरह से टू वे स्ट्रीट का है। मतलब हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। हाँ, ये सिस्टम सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जी या बाहर के माहौल को सोखता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के कार्मिक डेटा और डीपली रूटेड इमोशंस को वापस एनवायरनमेंट में ब्रॉडकास्ट भी करता है। ओह आई सी, तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है? बिल्कुल। और तभी जब ये टू वे ट्रांसमिशन ग्लैंड्स तक पहुंचता है, तब जाकर एक इनविजिबल थॉट या फ्रीक्वेंसी एक ठोस फिजिकल रसायन यानी हार्मोन में तब्दील होती है। चलिए, अब यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर ये चक्रास एसेंशियली टू वे कंप्यूटर चिप्स हैं, तो एक चिप का फायदा तो तभी है जब उसमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चल रहा हो। सही कहा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या करेगा? राइट। और अगर हमारे शरीर में ऐसी 7 मुख्य चिप्स हैं, तो जरूर अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे होंगे। तो इनको एक लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय हम इसकी एवोल्यूशनरी जर्नी को देखते हैं। एकदम सही अप्रोच है। अगर हम बिल्कुल बेस से शुरू करें, रीढ़ की हड्डी के पास से, तो वहां आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? बेस से ही शुरुआत करना सबसे लॉजिकल होता है। हम ऐसी शुरुआती 3 चक्रास को सर्वाइवल और फिजिकल आइडेंटिटी का हार्डवेयर मान सकते हैं। स्पाइन के बिल्कुल बेस पर जो फर्स्ट चक्रा है, जिसे रूट चक्रा कहते हैं, वो हमारा अर्थ कनेक्शन है। यानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें। हाँ, ये पैसा, करियर, परिवार और बिल्कुल बेसिक जिंदा रहने की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना, उस डेटा को प्रोसेस करता है। फिर उसके ठीक ऊपर नेवल यानी नाभि के पास सेकंड चक्रा होता है। और इसका सॉफ्टवेयर क्या है? ये लगातार इमोशंस और सेक्सुअलिटी का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। हम समाज में दूसरे लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं, उसकी पूरी प्रोसेसिंग यहीं होती है। राइट। और तीसरा, और इस सर्वाइवल हार्डवेयर का आखिरी हिस्सा है थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस, जो ठीक एब्डोमेन के बीच में होता है। ये हमारी पर्सनल पावर और सेल्फ एस्टीम का सेंटर है। ओह वेट, तो जो हम लोग हमेशा गट फीलिंग का जिक्र करते हैं कि अंदर से आभास हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, क्या उसका रिलेशन इस तीसरे चक्रा से है? एकदम सही पकड़ा आपने। वो जो गट फीलिंग का आभास है ना, वो इसी सोलर प्लेक्सस चिप की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ही नतीजा होता है। वाओ, मतलब इंट्यूशन का रॉ फॉर्म यही है। हाँ, ये बेसिकली एनवायरनमेंट के अनसीन डेटा को पढ़ के तुरंत हमारे पेट के न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है कि भाई यहाँ कुछ खतरा है, अलर्ट हो जाओ। और जैसे जैसे ये एनर्जी शरीर के ऊपरी हिस्सों में बढ़ती है, इस डेटा की पूरी नेचर ही कितनी बदल जाती है। बिल्कुल, फिजिकल सर्वाइवल से निकलकर चीजें सटलर होने लगती हैं।
वही ना, पेट के सर्वाइवल जोन से निकलकर जब फोकस चेस्ट की तरफ जाता है तो चौथा चक्रा यानी हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है और यहाँ से हार्डवेयर एक कंप्लीटली हायर प्रोसेसिंग में शिफ्ट होता है, कंपैशन और सेल्फ लव। सही कहा। ये हमारी खुद की जरूरतों और दुनिया के प्रति करुणा के बीच एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाता है। और उस कंपैशन या उस सच को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने का काम ठीक उसके ऊपर गले में मौजूद 5वां चक्रा करता है, यानी थ्रोट चक्रा। राइट, ये सीधे तौर पर कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है। एक तरह से हम जमीन पर टिके रहने की रॉ इंस्टिंक्ट से उठकर दुनिया से प्रैक्टिकली वार्तालाप करने तक आ गए हैं इन 5 चक्रों के जरिए। तो बाकी बचे 2, उनका क्या फंक्शन है? जब हम दिमाग के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो आखिरी 2 चिप्स पूरी तरह से हायर कॉन्शियसनेस को हैंडल करती हैं। फॉरहेड के सेंटर में 6th चक्रा है, जिसे थर्ड आई या ब्रो चक्रा भी कहते हैं। ये प्योरली इंट्यूशन का सेंटर है, राइट? आम धारणा में इसे थर्ड आई कहा जाता है। हाँ, पर ये कोई जादू नहीं है। इसका रियल काम एनालिटिकल लॉजिक और एक ऐसी इंट्यूटिव सोच के बीच बैलेंस बनाना है जो छुपी हुई पैटर्न्स को लाइफ में देख सके। और 7वां चक्र उड़ने का में एंटेना या अपलिंक है। तो आप देख सकते हैं हर चक्र का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन है। अब यहाँ मुद्दा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आमतौर पर समाज में यही धारणा रही है कि एक हेल्दी इंसान के चक्रास पूरी तरह और हमेशा खुले होने चाहिए। हाँ, सबको लगता है कि 100% ओपन होना ही एनलाइटनमेंट है। वही लोग सोचते हैं वो परफेक्ट बैलेंस में होने चाहिए और हार्मोनी में रोशनी से चमकने चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि यार मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। राइट, ये ब्लॉक्ड चक्रा वाली बात बहुत कॉमन है। किसी खास इमोशन पर आकर उन्हें घबराहट होती है और वो तुरंत सोचते हैं कि उनका चक्रा ब्लॉक्ड या कंप्लीटली खराब हो गया है। लेकिन यहाँ डॉक्टर मैकटार्टनी की ऑब्जर्वेशन उस पुरानी धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल, उनका ये रीफ्रेमिंग सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। उनके मुताबिक जब कोई चक्रा आपको भारी महसूस होता है ना, तो वो असल में ब्लॉक नहीं हुआ है, बल्कि वो लेसन लर्निंग मोड में चला गया है। यानी ब्लॉक्ड होने को एक नकारात्मक चीज की तरह देखने के बजाय उसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखना चाहिए। जैसे जब फोन या कंप्यूटर में अपडेट इंस्टॉल हो रहा होता है तो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। हाँ, डिवाइस हैंग होने लगता है। राइट, प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है और लगता है डिवाइस अटक गया है, खराब हो गया है। लेकिन सिस्टम खराब नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, वो बस एक नया और लंबा डेटा पैकेट प्रोसेस करने के लिए बैकग्राउंड में हैवी ड्यूटी काम कर रहा है, इसलिए आगे का इंटरफेस स्लो हो गया है। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि हमारा शरीर इन साइकोलॉजिकल लेसन्स पर फिजिकली रिएक्ट कैसे करता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट की एनालॉजी ना उस पुरानी मेडिकल और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन को वाकई सॉल्व कर देती है। और इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और भी हैरानंगेज है। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इसको थोड़ा। देखिए, जब इंसान किसी पास्ट ट्रॉमा या नई लाइफ सिचुएशन के लेसन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो स्पेसिफिक चक्रा बहुत तेजी से उस डेटा पर काम करता है। डेटा प्रोसेसिंग चल रही होती है। राइट, जिससे सिस्टम में एक तरह की एनर्जी का फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस पैदा होता है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इस अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी चेंज को कंफ्यूजन में पड़ लेता है। ओह, तो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता होगा वहाँ। बिल्कुल, वो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है। यही वजह है कि जब कोई इंसान मेंटल लेवल पर कोई डीप साइकोलॉजिकल इशू प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसे अचानक लगता है कि उसकी फिजिकली तबीयत खराब हो रही है, उसे थकान लगती है, बुखार जैसा लगता है। मतलब वो एक्चुअली बीमारी नहीं है। नहीं, वो उस कार्मिक या लाइफ लेसन के अपडेट होने के दौरान का ठोस बायोलॉजिकल सिम्टम है। अगर कोई इस फ्रिक्शन को समझे बिना दवाई खाकर उसे दबाने की कोशिश करे, तो वो असल में बैकग्राउंड अपडेट को फोर्स स्टॉप करने जैसा होगा। वाओ, ये तो कंप्लीटली नजरिया ही बदल देता है हीलिंग को लेकर। तो हमने देखा कि बॉडी लगातार इन्फॉर्मेशन डिकोड कर रही है। अगर इस एनोलॉजी में मुख्य 7 चक्रस हमारे मेन सर्वर्स या सीपीयू हैं, तो बाकी हार्डवेयर के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। हाँ, मैं सिस्टम के अलावा भी बहुत कुछ है बॉडी में। राइट, शरीर में दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस भी तो हैं। हाँ, डॉक्टर मैकार्टनी ने 3 ऐसे माइनर चक्रास पर बहुत जोर दिया है जिन्हें लगभग हमेशा हम नजरअंदाज कर देते हैं। हथेलियों में और पैरों में। हाँ, हैंड चक्रास जो हथेलियों में होते हैं, वो स्पेसिफिक तौर पर एनर्जी को हील करने और क्रिएटिव कामों के लिए पास करते हैं। और तलवों वाले? फीट चक्रास जो तलवों में होते हैं,
वो जमीन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल और ग्राउंडिंग फील्ड बनाते हैं ताकि हम स्टेबल रहें। पर पता है, मुझे इन सब में जिस डिटेल ने सबसे ज्यादा इंट्रीग किया वो क्या थी? वो है टेलीपैथिक चक्रास। हाँ, यस, टेलीपैथिक चक्रास। ये पॉइंट वाकई बहुत डीप है। बताया गया है कि ये आंखों और कानों के ठीक आसपास स्थित होते हैं। मुझे लगता है लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है, पर आई टेल यू इनका फंक्शन सबसे एडवांस्ड होता है। वो कैसे? देखिए, हथेली और पैरों के चक्रास एनर्जी पास करने का काम आसानी से करते हैं, लेकिन टेलीपैथिक चक्रास का प्राइमरी रोल ना नॉन वर्बल और मेंटल डेटा को कैच करना है। यानी बिना बोले इन्फॉर्मेशन लेना। राइट। इनकी पोजीशन हेड के पास इसीलिए होती है क्योंकि इन्हें तुरंत बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करके हमारे ब्रेन को रियल टाइम रिपोर्ट करना होता है। तो क्या इस मैकेनिज्म से उन अजीबोगरीब सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है जो हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किए हैं? आप किन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक इंसान किसी ऑफिस कैबिन में दाखिल होता है जहां ठीक 1 मिनट पहले 2 लोगों में बहुत बुरी बहस हुई थी। अच्छा, हाँ। उस वक्त वहां पूरी शांति है, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही हवा में अचानक एक भारीपन महसूस होता है। एक टेंशन लगती है कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है अभी अभी। बिल्कुल, ये सबके साथ होता है। या फिर रास्ते पे अकेले चलते हुए अचानक दिमाग कहता है कि कोई पीछे से लगातार घूर रहा है, और मुड़कर देखें तो वाकई वहां कोई अनजान शख्स देख रहा होता है। तो जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हमें बिना बोले ऐसे मिल जाते हैं, क्या वही टेलीपैथिक चक्रास उन सिग्नल्स को किसी एंटेना की तरह स्कैन करके पकड़ रहे थे उस टाइम? एग्जैक्टली, यही उनका एग्जैक्ट और प्रिसाइज फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा और साइंटिफिकली बताती हूँ। हाँ, प्लीज गो अहेड। जब 2 लोग बहस कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी बॉडीज एक बहुत इंटेंस और जैगेड फ्रीक्वेंसी हवा में छोड़ रही होती हैं। उनकी आवाज जरूर फिजिकली बंद हो गई होगी, पर उस कमरे का फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट अभी भी डीपली चार्ज्ड और डिस्टर्ब्ड होता है। और हमारा एंटेना उसे कैच कर लेता है। हाँ, हमारे टेलीपैथिक चक्रास लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करने वाले बेसिकली सिक्योरिटी रेडार हैं। वो उस डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी को तुरंत कैच करते हैं। और घूरने वाले एग्जाम्पल में उसमें फोकस और इंटेंशन असल में इनविजिबल वेव पैटर्न्स होते हैं जो इंसान प्रोजेक्ट करता है। जब ये टेलीपैथिक एंटेनाज उन वेव पैटर्न्स को पकड़ते हैं तो वो ब्रेन को अलर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी तुरंत उस खतरे पर रिएक्ट कर सके। ये प्योरली एक एनर्जेटिक और बायोलॉजिकल स्कैनिंग मैकेनिज्म है। बाप रे, इन सब के मैकेनिज्म्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि अब इनकी ज्योमेट्री या एनाटॉमी समझने का मन करता है। अगर इन्हें फिजिकल 3D स्पेस में वाकई विजुलाइज किया जाए तो ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल है। डॉक्टर मैकार्टनी ने इनकी एनाटॉमी को समझाने के लिए कुछ बहुत ही आम रोजमर्रा के टूल्स का मेटाफर इस्तेमाल किया है, जिससे इनकी ज्योमेट्री तुरंत दिमाग में छप जाती है। इनका आकार बताया गया है कि एक फनल या कीप जैसा होता है। राइट, एक फनल जो स्किन की सतह पर तो काफी छोटा और पतला होता है, लेकिन बाहर की तरफ जाते हुए वो चौड़ा और ठीक एक फनल के रूप में खुलता जाता है। और इस फनल के भीतर एक और अजीब चीज है। आप एपर्चर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक वेजिटेबल स्टीमर जैसा मैकेनिज्म जिसे एपर्चर कहते हैं। ये जरूरत के हिसाब से खुल और बंद हो सकता है, बिल्कुल एक कैमरा लेंस की तरह। और इसका ना तीसरा हिस्सा सबसे अहम है, द पिन व्हील, यानी इनका अपनी ही एक्सिस पर घूमना, ताकि एनर्जी लगातार प्रोसेस हो सके ना। है ना? लेकिन इस घूमने वाली बात में एक ऐसी डिटेल थी जिसने सच में सीधा हैरत में डाल दिया मुझे। फाइंडिंग ये थी कि इन चक्रों के घूमने की जो दिशा है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान पृथ्वी के किस भाग में पैदा हुआ है। ये फैक्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए। हाँ, जो लोग भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के नॉर्थ में पैदा होते हैं उनके चक्र प्राकृतिक रूप से क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, लेकिन जो लोग इक्वेटर के ठीक साउथ में पैदा होते हैं उनके चक्र हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। मतलब ये फैक्ट पढ़ने के बाद किसी के भी दिमाग में सीधा कोरियोलिस इफेक्ट स्ट्राइक करेगा। ज्योग्राफी और बेसिक फिजिक्स में हम सबने पढ़ा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं और समुद्री धाराएं एक स्पेसिफिक दिशा में स्पिन करती हैं। राइट, साइक्लोन्स का भी यही रूल है। वही, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां साइक्लोन्स और सिंक से जो पानी निकलता है वो ठीक दूसरी दिशा में घूमता है, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूम रही है। एग्जैक्टली, धरती का स्पिन इफेक्ट करता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर पानी और हवा जैसी ठोस और लिक्विड चीजों पर तो समझ आता है, पर यह जानना कितना माइंड बेंडिंग है कि एक इंसान के इनविजिबल बायोलॉजिकल एनर्जी फील्ड पर भी धरती की घूर्णन और फिजिक्स का ठीक वही नियम लागू हो रहा है।
इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यही तो इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। कोरियोलिस इफेक्ट सिर्फ हवा या पानी के मास को नहीं घुमा रहा, वो असल में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को भी दिशा दे रहा है। ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है हमारा। अलग थलग नहीं बनाया गया है। हम प्रैक्टिकली अर्थ के मैग्नेटिक स्पिन के साथ ओवरलैप करके काम करते हैं। वाह, मतलब हम और प्लैनेट सिंक में। हाँ, जब एक बच्चे का अस्तित्व शुरू होता है ना, तो उसकी ऊर्जा इस प्लैनेट के लोकल मैग्नेटिक स्पिन के साथ ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो जाती है। ये इस बात का इररिफ्यूटेबल सबूत है कि हमारी बायोलॉजी और हमारी ऊर्जा इस एनवायरनमेंट और पृथ्वी से बिल्कुल 100% सिंक्ड है। सिंपल भाषा में एक बड़ा पहिया एक छोटे पहिए को घुमा रहा है यहाँ। सही कहा, बड़ा पहिया धरती और छोटा पहिया हमारे चक्रास। तो इस हिसाब से अगर हम रिकैप करें, हमने चक्रास का डेटा स्रोत समझ लिया, उनके 7 वर्ल्ड्स और नॉन वर्बल माइनर चक्रास देख लिए, और फिजिकल अर्थ के साथ उनका 3D घूमना और कनेक्शन भी प्रैक्टिकली समझ लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल आता है कि इसको आम जिंदगी में यूज कैसे करें। राइट। एग्जैक्टली। अगर ये वाकई एक सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मशीन है, तो इस मशीन को रोजमर्रा की भागदौड़ में ऑपरेट कैसे किया जाए? सोर्स मटेरियल में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कैलिब्रेटिंग ओपननेस। कैलिब्रेटिंग ओपननेस, हाँ, ये बहुत पावरफुल टूल है। और ये कॉन्सेप्ट चक्रास को हमेशा 100% खुला रखने वाली उस फेमस और थोड़ी रोमांटिसाइज्ड स्पिरिचुअल मिथ को बिल्कुल डिसमेंटल कर देता है। आमतौर पर सिखाया जाता है कि फुल्ली ओपन रहो हमेशा। अगर मैं लिटरली कहूँ तो हमेशा पूरी तरह से ओपन रहना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे डेंजरस स्टेट हो सकती है। सबसे डेंजरस क्यों? खासतौर पर पहले 2 चक्रास, यानी जो हमारे सर्वाइवल और इमोशनल चक्रास हैं, उन्हें आमतौर पर सिर्फ 20 से 30% ही खुला रखना चाहिए। सिर्फ 20 से 30%, बस बाटी बंद रखना है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने सेकंड चक्र का एपर्चर इससे ज्यादा ओपन छोड़ देता है बिना जरूरत के, तो उस इंसान की इमोशनल बाउंड्रीज पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। ओह, तो शील्ड हट जाती है एक तरह से। राइट। वो इंसान अपने आसपास के माहौल में मौजूद बाकी लोगों की अनावश्यक भावनाओं, उनके गुस्से और उनकी एंजाइटी को अपने अंदर बुरी तरह सोखने लगेगा। उसकी हालत बेसिकली एक इमोशनल स्पंज जैसी हो जाएगी। ये इमोशनल स्पंज होना आजकल कितने लोगों की प्रॉब्लम है वैसे? एक आम स्थिति ऐसी होती है कि कोई शख्स बिल्कुल फ्रेश और अच्छे मूड के साथ किसी पार्टी में या दफ्तर की किसी बड़ी मीटिंग में जाता है। हाँ बिल्कुल। और वहाँ क्या होता? वहाँ कोई दूसरा इंसान दुखी, परेशान या स्ट्रेस्ड होता है, और बिना किसी डायरेक्ट बात के ही बस उस कमरे में होने की वजह से घर लौटने तक उस पहले शख्स का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि उसने वहाँ का कचरा सोख लिया अपने अंदर। वही तो, ये तभी होता है जब रिसीवर जरूरत से ज्यादा ओपन रह गया हो और एनवायरनमेंट का सारा जंक डेटा बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया हो। उस इंसान को लगता है उसकी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है, पर वो दरअसल दूसरे का डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। एग्जैक्टली। अगर हम इसका संबंध बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें इस मशीन को मैनुअली ऑपरेट करना आना चाहिए, जिसे इस स्टडी में डायलिंग डाउन और डायलिंग अप का नाम दिया गया है। डायलिंग डाउन। तो इसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे करें? जैसे अगर आप किसी ऐसी एलिवेटर या लिफ्ट में हैं जहां बहुत भीड़ है और एंग्जाइटी लग रही है, या किसी ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जहां लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, तो वहां इंटेंशनली अपने नेवल और सोलर प्लेक्सस चक्रा के एपर्चर को आप कॉन्शियसली 10% तक डायल डाउन कर सकते हैं। 21% से सीधा 10% पर। हाँ, इस विजुअलाइजेशन से क्या होगा कि एनर्जी इनटेक श्रिंक हो जाता है और दूसरों के टॉक्सिक और डिस्टर्ब्ड ऊर्जा हमारे शरीर में दाखिल होने से ठीक वही रुक जाती है। ये बहुत ही लिबरेटिंग टेक्निक है, पर आई एम श्योर कुछ मौकों पर इसे एक्सट्रीम लेवल पर खोलने की जरूरत भी होती होगी, जैसे डायल अप करना, राइट? बिल्कुल, ऑलवेज बंद रखना भी सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी को किसी बड़े ऑडिटोरियम में एक ह्यूज ऑडियंस के सामने ओपन पब्लिक स्पीकिंग करनी है, या किसी परफॉर्मर को स्टेज पर गाना गाना है, तो उस वक्त उसे अपने थ्रोट चक्रा को एक्सप्लिसिटली 80 या 90% तक बढ़ाना, यानी डायल अप करना होगा, तभी उसका आउटपुट और आवाज का प्रोजेक्शन पावरफुल हो सकेगा। सही पकड़ा। इन सब मैकेनिक्स का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही ना कि एक वॉल्यूम नॉब अब प्रैक्टिकली हमारे हाथ में है, और हमारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ इस प्रिसाइज कैलिब्रेशन पर ही डिपेंड करती है कि हम
उस स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से कितनी आने वाली ऊर्जा को रोकते हैं और अपनी खुद की ताकत को कितना बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है? हम बेसिक रिसीवर नहीं रहे, हम ऑपरेटर हैं, हम सब्जेक्ट नहीं हैं जिसके साथ बस चीजें हो रही हैं। ये पावर हमें मिलती है। सही कहा। आज की इस सारी चर्चा से ये साफ निकल कर आता है कि ये चक्रा सिस्टम किसी स्पिरिचुअल या ध्यान करने की किताब का एब्स्ट्रैक्ट चैप्टर मात्र नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी और उस हायर इंफॉर्मेशन फील्ड को मर्ज करने का एक बहुत ही सटीक मैनुअल है। हमने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे कार्मिक डेटा को बायोलॉजिकल एंडोक्राइन सिग्नल बनाया जाता है और कैसे फिजिकल फ्रिक्शन जो हमें बीमारी लगती है वो एक बहुत ही जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट का हिस्सा हो सकती है। ये सबसे बड़ा टेक अवे था मेरे लिए। हाँ, रिफ्रेमिंग बहुत जरूरी है इन चीजों में। आज की ये डीप डाइव हमें इस ठोस शरीर और आसपास के अनसीन एनवायरनमेंट के बीच की एक बहुत गहरी समझ देकर जाती है। लेकिन क्या कोई नया सवाल है दिमाग में? हाँ, इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं इस सोर्स मटेरियल के दायरे को एक स्लाइटली प्रोवोकेटिव और थोड़ी वाइल्ड स्थिति में ले जाना चाहता हूं। अच्छा, बताइए। देखिए, हमने अभी बात की टेलीपैथिक चक्रास की जो इनविजिबल मैसेजेस को बिना बोले ठीक रेडार की तरह कैच करते हैं, राइट। और हमने अभी देखा कि हम इंटेंशनली और कॉन्शियसली अपने चक्रास को एम्पलीफाई या डायल अप भी कर सकते हैं। तो जरा क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए किसी बेहद विशाल म्यूजिक कॉन्सर्ट की, या किसी ऐसी एक्सट्रीम आपातकालीन स्थिति की, यानी क्राइसिस, जहां एक क्लोज स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ बंद हैं। ओ माय गॉड, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं इस पॉइंट को लेकर। ऐसी एक्सट्रीम भीड़ में जब लगभग हर इंसान का एनर्जी सिस्टम एक ही स्पेसिफिक एक्सट्रीम भावना से गुजर रहा हो, चाहे वो ब्लाइंड उत्साह हो कॉन्सर्ट का या फिर भारी डर हो क्राइसिस का, और उनके चक्रास अननोइंगली फुल्ली डायल अप हो गए हों, तो उस वक्त एग्जैक्टली क्या होता होगा? ये तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। वही क्या, उन सब का फील्ड आपस में सिंक होकर ह्यूमन इमोशन का एक इनविजिबल विशाल वाईफाई हॉटस्पॉट या एक सिंगल मैसिव नेटवर्क नहीं बना लेता होगा? क्या ऐसी एक्सट्रीमिटी में हम सब लोग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और बाउंड्री खोकर किसी हायर क्राउड कॉन्शियसनेस में पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं? ये वाकई एक ऐसी पावरफुल और डीपली स्लाइटली डरा देने वाली तस्वीर है जो हमारे इस बायोलॉजिकल ह्यूमन नेटवर्क की लिमिटलेस कैपेसिटी को दर्शाती है। आई मीन, दिस इज ह्यूज, है ना? और उस मैसिव नेटवर्क में एक इंडिविजुअल डेटा चिप का क्या रोल रह जाता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शांति से अकेले बैठकर खुद विश्लेषण किया जा सकता है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। लोग इस पॉइंट पर और रिसर्च कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ।